नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फैंटेसी नॉवल ऑडियो बुक में। आज हम लेकर आए हैं एक रोमांचक और रहस्यमयी कहानी जो आपको कल्पना की एक नई दुनिया में ले जाएगी। शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना। इस कहानी के सभी पात्र, स्थान, घटनाएं और नाम पूर्णतः काल्पनिक हैं। इनका किसी वास्तविक व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता पाई जाती है तो वह मात्र संयोग होगी। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज की शानदार कहानी। हल्वेन परिवार एक अलौकिक शक्तियों वाला परिवार था और ऑरोरा के सबसे शक्तिशाली परिवारों में से एक था। उनकी शक्ति का स्रोत उनकी पूर्वज थी, एक दुर्जय महिला जो उस प्रलय से बहुत पहले रहती थी जिसने अरोरा का स्वरूप बदल दिया था। अगर केवल अरोरा में बिताए गए उसके वर्षों को ही गिना जाए तो उसकी आयु 300 वर्ष से कुछ अधिक थी। लेकिन अगर इसमें अरोरा से बाहर अनंत शून्य में भटकते हुए बिताया गया समय भी शामिल किया जाए तो उसकी वास्तविक आयु आसानी से 900 वर्ष से अधिक हो जाती है। जिस प्रकार जागृत आत्माओं के पास उन्नति के लिए शक्तिशाली प्राणियों और प्रचुर संसाधनों से परिपूर्ण उत्पत्ति भूमि थी, उसी प्रकार अन्य अलौकिक प्राणियों के अपने अपने मार्ग थे। जो जागृत आत्माएं नहीं थीं और जिनके मूल लोक अब उनके विकास में सहायक नहीं थे, उनके लिए आगे बढ़ने का एकमात्र मार्ग शून्य था। वह शून्य अपने आप में एक रहस्यमय क्षेत्र था। सर्वनाश से पहले ऑरोरा के मनुष्य इसे केवल अंतरिक्ष, एक विशाल शून्यता मानते थे जो उनकी पहुंच से परे थी। लेकिन जब वे अलौकिक शक्तियां प्राप्त कर चुके थे और नश्वर समझ की सीमाओं को तोड़ चुके थे, तब उन्हें सच्चाई का पता चला जिसे वे कभी अंतरिक्ष कहते थे, वह वास्तव में शून्य था। शून्य के भीतर उन्होंने जो खोजा उसने अस्तित्व के बारे में उनके सभी ज्ञान को बदल दिया। वहां अन्य सभ्यताएं भी मौजूद थीं। अरोरा भाग्यशाली थी। जिस आकाशगंगा में वे निवास करते थे वह निर्जन थी। प्रलय से पहले उसमें कोई अन्य बुद्धिमान जीवन पनप नहीं पाया था। यदि ऐसा न होता, यदि आसपास कोई उच्च सभ्यता भी होती तो अरोरा को उत्थान का अवसर मिलने से बहुत पहले ही गुलाम बना लिया जाता। अपनी अलौकिक शक्ति को जागृत करने से पहले ही उन पर विजय प्राप्त कर ली जाती और उन्हें किसी अन्य के नियंत्रण वाले विशाल ब्रह्मांड से परिचित करा दिया जाता। क्योंकि उनकी आकाशगंगा बंजर थी, इसलिए अरोरा के निवासी बिना किसी हस्तक्षेप के विकसित हो सके। उन्होंने अपनी शर्तों पर शक्ति की ऊंचाई प्राप्त की और अंततः शून्य के भीतर एक स्वतंत्र क्षेत्र के रूप में मान्यता प्राप्त की। वह शून्य स्वयं विचित्र चमत्कारों और खतरनाक अवसरों से भरा हुआ था। ऑरोरा में मौजूद किसी भी चीज से अछूते प्राकृतिक संसाधन वहां तैर रहे थे, क्रिस्टलीकृत माना तूफान, शून्य लोहा, विधि ऊर्जा से स्पंदित सार पत्थर इत्यादि। शक्तिशाली लोगों के लिए ये सभी खजाने थे, लेकिन हद से ज्यादा गहराई में जाने की कीमत भारी पड़ती थी। शून्य में समय का प्रवाह एक समान नहीं था। अरोरा में एक दिन शून्य के एक भाग में एक महीने के बराबर हो सकता था और एक वर्ष 5 वर्षों में सिमट सकता था। जैसे जैसे गहराई में जाते प्रवाह उतना ही अस्थिर और विकृत होता जाता। कई खोजकर्ता गहरी परतों में गायब हो गए और सदियों बाद लौटे या कभी लौटे ही नहीं। खतरे के बावजूद वह शून्य अमूल्य था। यह अनगिनत लोगों को जोड़ता था। शक्तिशाली प्राणियों के लिए एक दुनिया से दूसरी दुनिया में जाने का मार्ग था। पर्याप्त रूप से बलवान लोगों के लिए यह एक युद्ध क्षेत्र होने के साथ साथ बेहतर अवसरों का द्वार भी था। हॉलवेन के पूर्वज कभी इसी अथाह क्षेत्र में विचरण कर चुके थे। वहां उसकी शक्ति ही हॉलवेन परिवार की शक्ति की नींव थी और यही कारण है कि आज भी उनका वंश अरोरा में सबसे शक्तिशाली वंशों में शुमार है। वह सम्राट स्तर की साधिका थी। अवेकने के संदर्भ में ये रैंक 4 अवेकने के बराबर था। दुर्भाग्यवश चूंकि इस समय वह अपने परिवार में इकलौती सदस्य थी, इसलिए हॉलवेन कबीले की प्रतिष्ठा पूरी तरह से उसके कंधों पर टिकी हुई थी। उस समय उप सम्राट एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति के सामने बैठी थी। उनकी निगाहें शांत और भावहीन थीं। कुछ महीने पहले ये व्यक्ति लगभग 1 सदी पुराने कर्ज का बदला लेने के लिए उससे मदद मांगने आया था। अतीत में उसके द्वारा किए गए एक एहसान के प्रति सम्मान के रूप में जब उनकी ताकतें एक दूसरे के करीब थी, उसने उसे अपनी एक अनमोल कलाकृति उधार दी थी। अब तुम पहले से ज्यादा मजबूत हो, उसने धीमी आवाज में कहा। उस व्यक्ति ने विनम्रता से मुस्कुराते हुए कहा, कुछ नहीं है। तुम अभी अभी राजा स्तर पर पहुंचे हो और फिर भी तुम्हारी समझ इतनी गहरी है कि तुम मध्य स्तर तक पहुंच चुके हो। क्या तुम इसे कुछ भी नहीं कहते? ऐसा नहीं है महारानी, उसने सिर हिलाते हुए उत्तर दिया। मेरी प्रगति तेज इसलिए है क्योंकि मेरी नींव मजबूत है। एक बार वह कमजोर हो जाए तो मेरी गति धीमी हो जाएगी। महारानी चुप रही। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला, हालांकि मन ही मन वहां भरे बिना नहीं रह सकी। पागल फीनिक्स ब्रांड, एक विलक्षण प्रतिभा। अगर वर्षों पहले उसे वह झटका न लगा होता तो शायद वह आज भी उसके बराबर ही होता। फिर भी उसने अपनी वर्तमान उम्र में जो हासिल किया है वह खुद उसके द्वारा किए गए किसी भी काम से कहीं बढ़कर है। अधूरे विकसित विधि बीज के साथ भी वह मध्य श्रेणी के राजा स्तर के साधकों से मुकाबला कर सकता था और विजयी हो सकता था। यही बात उसकी ताकत का प्रमाण थी। अब वह सचमुच मध्य स्तर के राजा स्तर के साधक बन चुके थे। हालांकि वह मानती थी कि उनकी तीव्र गति अंततः धीमी हो जाएगी, लेकिन उन्हें संदेह था कि ऐसा जल्द ही होगा। उनकी नींव बहुत मजबूत थी। अब आप क्या करने की योजना बना रहे हैं? उसने अंत में पूछा। उसकी आवाज में संयम था लेकिन एक दबी हुई जिज्ञासा भी थी। उसका सवाल सुनकर ब्रांड ने तुरंत जवाब नहीं दिया। वह कुछ देर रुका, उसकी निगाहें नीचे सजी हुई फर्श पर टिक गईं और वह सोचने लगा। जब उसने आखिरकार बोलना शुरू किया तो उसकी आवाज स्थिर लेकिन विचारशील थी। उन्होंने कहा, मेरे वर्तमान क्षेत्र में मेरे पास कोई भी उपयुक्त उपकरण नहीं है। पहले मैं जिन खजानों का इस्तेमाल करता था वे अब मेरी क्षमता के अनुरूप नहीं है। मैं नए उपकरणों के तैयार होने का इंतजार कर रहा हूँ। महारानी ने हल्के से सिर हिलाया और उसके बाद ब्रांड ने अपना सिर उठाया। उसके चेहरे पर दृढ़ भाव थे। उसके बाद मैं दुनिया की सैर करूंगा। अगर किस्मत अच्छी रही तो शायद मुझे कोई ऐसा अवसर मिल जाए जो मुझे अगले स्तर तक ले जाए। महारानी की निगाहें थोड़ी नर्म पड़ गईं, हालांकि उनका लहजा शांत बना रहा। तुम और अधिक शक्ति की तलाश में हो।
आगे बढ़ने का यही एकमात्र रास्ता है, ब्रान ने शांत दृढ़ संकल्प से भरी आंखों से उत्तर दिया। महारानी ने हल्की सी आह भरी, लेकिन आगे कुछ नहीं बोली। उनकी निगाहें दूर क्षितिज की ओर चली गईं, जहां आकाश सुनहरी आभा से हल्का सा जगमगा रहा था। हालांकि वह फिलहाल अरोरा में वापस आ गई थी, लेकिन उनका दिल यहां नहीं बसा था। वह भी प्रतीक्षा कर रही थी, शून्य में लौटने के लिए सही समय की तैयारी कर रही थी। भले ही अब उसे अपने लिए अवसर न मिले, फिर भी उस खालीपन में ऐसे संसाधन और विरासतें मौजूद थी जो उसके परिवार को आगे बढ़ने में मदद कर सकती थी। उसकी उपस्थिति वहां आने वाली सदियों तक उनके भविष्य को सुरक्षित कर सकती थी। तभी उसने ब्रान के चेहरे पर थोड़ी सी खालीपन का भाव देखा। उसने अपना सिर थोड़ा झुकाया। तुम क्या सोच रहे हो? ब्रान ने पलकें झपकाई, अपने विचारों से बाहर आया। एक पल के लिए वह झिझका, मानो उसे समझ नहीं आ रहा था कि बोले या नहीं, लेकिन फिर उसने धीरे से आह भरी। एक युवक, उसने अंत में कहा, कोई ऐसा जिसने कुछ समय पहले मेरा ध्यान खींचा था। उसकी भौहें हल्की जिज्ञासा से तन गईं। मैड फीनिक्स का किसी का इस तरह वर्णन करना असामान्य था। एक युवक, उसने दोहराया, वह कौन है? ब्रान को इसे साझा करने में कोई बुराई नहीं दिखी। वह एक जागृति लाने वाला व्यक्ति है, एक जागृतिकर्ता, महारानी ने उत्सुकता से बुदबुदाते हुए कहा। किस वर्ग का? जादूगर। ये सुनकर उसकी भौहें थोड़ी ऊपर उठ गईं। नेक्रोमेंसर अवेकनर वर्ग में आम नहीं था, लेकिन ऐसा लगता नहीं था कि यह काफी था। तभी उसे कुछ याद आया। शायद ब्रान ने भी इस युवक में कुछ ऐसा ही देखा हो। हालांकि ये सवाल सीधे मैड फीनिक्स से पूछने लायक नहीं था। एक जादूगर, उसने धीरे से सोचा, और उसमें क्या खास बात है? क्या उसने कोई विशेष प्रतिभा दिखाई है? ब्रान की निगाहें दूर कहीं टिक गईं। असली कारण के बारे में बात न करते हुए उसने किसी और चीज की ओर रुख किया जिससे महारानी की जिज्ञासा शांत हो सके। शुरुआत में मुझे यकीन नहीं था, वह साधारण सा लग रहा था, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि उसे अपने जन्मस्थान में एक अनोखा अवसर मिला था। किस तरह का अवसर? महारानी ने पूछा। उनकी आवाज में रुचि का भाव स्पष्ट रूप से उभर आया था। वह एक उच्च कोटि का इंसान बन गया। महारानी की आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं। बातचीत में पहली बार उनके चेहरे पर सचमुच हैरानी के भाव आए। एक उच्च कोटि का इंसान? ब्रान ने सिर हिलाया। हाँ, लगता है कि उत्पत्ति की भूमि ने उसका साथ दिया। रूपांतरण भी अधूरा नहीं था। महारानी चुप हो गई, उनके चेहरे पर सोच विचार के भाव थे। उच्च मानव ज्ञात ब्रह्मांड की सर्वोच्च जातियों में से थे, क्षमता और दीर्घायु में एल्स के बराबर और अधिकांश नश्वर प्रजातियों से कहीं श्रेष्ठ। शून्य में भी उन्हें कुलीन और दुर्लभ माना जाता था। अरोरा से आए एक जागृत व्यक्ति का ऐसी जाति में प्रवेश करना असाधारण था। ये सोचकर ही हैरानी होती है कि ब्रान का सामना ऐसे किसी व्यक्ति से होगा। किस्मत ने अजीब तरीके से ही रास्तों को जोड़ा था। उसने कुछ पल के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। उसका दिमाग पहले से ही सोचने लगा था। उसके विचार उसकी सबसे प्यारी पोती की ओर चले गए, एक ऐसी लड़की जिसका स्वास्थ्य असाधारण था और जो स्वयं भी एक जागृतिवादी थी। अगर वो लड़की और ये उच्च कोटि का युवक मिल जाए तो? उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आई, उसकी निगाहों में हल्की सी शरारत झलक रही थी। शायद तब उसने सोचा, मेरे निकम्मे बेटों को आखिरकार किसी योग्य व्यक्ति के आगे फीका कर दिया जाएगा। दो साधारण वंशों से जन्मा एक विलक्षण प्रतिभा का धनी व्यक्ति। इस तरह के मिलन से एक ऐसा प्राणी उत्पन्न हो सकता है जो एक दिन उसी मुकाम पर पहुंचने में सक्षम हो जहां वह खुद खड़ी थी, सम्राट मंच पर, या शायद उससे भी आगे। महारानी ने ब्रान की ओर देखा, उनका चेहरा फिर से शांत हो गया था। मुझे इस युवक के बारे में और बताओ, उन्होंने धीरे से कहा। मैं जानना चाहती हूं कि किस तरह का व्यक्ति मैड फीनिक्स पर इतना गहरा प्रभाव छोड़ सकता है। तारांकन। माइकल को छींक आ गई। उसने पलकें झपकाई और अपनी नाक रगड़ी, साथ ही थोड़ा सा भौहें चढ़ा ली। क्या कोई मेरी पीठ पीछे मुझे कोस रहा है? उसने धीमी आवाज में बुदबुदाया। कुछ क्षण बाद उसके होठों के कोने पर एक छोटी सी समझदारी भरी मुस्कान उभर आई। अगर सच में ऐसा कोई व्यक्ति मौजूद होता तो उसे पहले से ही अंदाजा था कि वह कौन हो सकता है। उसके बगल में बैठी लीरा ने उसकी मुस्कान देखकर कुछ और ही सोच लिया। लीरा ने उसकी ओर देखा, उसकी आंखों में जिज्ञासा की एक झलक दिखाई दी। क्या तुम आश्वस्त हो? उसने अचानक पूछा। माइकल ने उसकी ओर सिर घुमाया, उसकी मुस्कान और गहरी हो गई। तुम क्या सोचती हो? उसने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसे जवाब देने की जरूरत भी नहीं थी। उसकी शांति ही अपने आप में एक जवाब थी। माइकल सिर्फ आत्मविश्वासी ही नहीं था, बल्कि उसे पूरा यकीन था। उसके बारे में लंबे समय से अकादमी में अफवाहें फैली हुई थीं। वह प्रथम श्रेणी का छात्र जिसके पास तृतीय श्रेणी का एक अनडेड प्राणी है। फिर भी लीरा को राइन हल्वेन के बारे में सुनी हुई बातें याद आ गईं। कहा जाता था कि वह लड़की विलक्षण प्रतिभाओं में भी विलक्षण थी, जिसने 50वें स्तर तक पहुंचने से पहले ही अपने नियम को समझना शुरू कर दिया था। ऐसी प्रतिभा वाकई विस्मयकारी थी। इसके बावजूद लीरा को अभी भी अपने और माइकल के बीच एक स्पष्ट अंतर दिखाई देता था। अगर वह इसे देख सकती है तो रिन को भी इसे देखने में सक्षम होना चाहिए। तो फिर भी उसने उसे चुनौती देने की हिम्मत क्यों की? लीरा के होंठ हल्के से दब गए, उसकी निगाहें माइकल के शांत चेहरे पर टिक गईं। या तो वह हद से ज्यादा आत्मविश्वास से भरी है, या फिर वह कुछ छिपा रही है, उसने मन ही मन सोचा। तभी माइकल की आवाज ने उसे उसके विचारों से बाहर निकाला। वैसे, उसने सहजता से कहा, रैंक के लिए प्रतियोगिता कैसे होती है? क्या कोई प्रतिबंध है? उसकी आवाज शांत थी, लेकिन लीरा को उसमें छिपी तीखी भावना का एहसास हो गया। वह देखने में भले ही शांत लग रहा था, लेकिन उसका दिमाग हर पहलू का विश्लेषण कर रहा था। आत्मविश्वास होना एक बात थी, लेकिन माइकल बिल्कुल भी लापरवाह नहीं था। आखिरकार, अगर रिन एक मूर्ख नहीं थी, तो उसके पद को ग्रहण करने का कोई कारण नहीं था जब तक कि उसे यह विश्वास न हो कि उसके पास इसे निभाने के लिए पर्याप्त शक्ति या कुछ और है। यह प्रतियोगिता एक शिक्षक की देखरेख में आयोजित की जाती है, लीरा ने समझाया। इसका उद्देश्य अनावश्यक दुर्घटनाओं को रोकना है।
नियम सीधा साधा है, केवल आपकी अपनी ताकत ही मायने रखती है। माइकल ने अपना सिर थोड़ा झुकाया। सिर्फ अपनी ताकत से, उसने दोहराया। यह अस्पष्ट लग रहा है। इसका असल में क्या मतलब है? इसका मतलब है, लीरा ने उसकी निगाहों में देखते हुए कहा, कि तुम उधार ली गई शक्ति का उपयोग नहीं कर सकते और युद्ध में इस्तेमाल होने वाले खजाने भी महाकाव्य श्रेणी से नीचे के होने चाहिए। इससे ऊपर की कोई भी चीज प्रतिबंधित होगी। माइकल ने धीरे से सिर हिलाया, सोच विचार करते हुए। तो उधार ली गई शक्ति भी सीमित होती है। बिल्कुल सही, उसने कहा। यह लड़ाई व्यक्तिगत क्षमता दिखाने के लिए है। माइकल के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। तो फिर यह काफी उचित लगता है। लेकिन मन ही मन वह उत्सुकता से भर उठा। अगर रिन को ये सब पता था और फिर भी उसने उसे चुनौती दी, तो उसने जरूर कुछ अनोखी योजना बनाई होगी। या तो ऐसा था, या फिर वह इसे रोचक बनाने की योजना बना रही थी। जैसे ही यह विचार उसके मन में आया, माइकल के एजबैंड में हल्की सी कंपन हुई। उसने नीचे देखा और स्क्रीन पर एक चमकता हुआ संदेश दिखाई दिया। उसकी नजर उस पर एक बार फिर पड़ी और फिर उसने धीरे से कहा, लगता है शिक्षक नियुक्त हो गया है। लीरा थोड़ा आगे झुकी। अभी से? हाँ, माइकल ने कहा। संदेश में लिखा है कि सभी प्रतिभागियों को 20 मिनट में कॉम्बैट हॉल में इकट्ठा होना है। अकादमी के भीतर रैंकिंग के लिए संघर्ष जटिल नहीं था। एक छात्र अपने से उच्च पदस्थ किसी भी व्यक्ति को चुनौती दे सकता था। हारने पर उसका वर्तमान पद तो बना रहता, लेकिन उसे 1 महीने तक उसी व्यक्ति को दोबारा चुनौती देने की अनुमति नहीं होती। वहीं जीतने पर वह उच्च पद प्राप्त कर लेता, जबकि पराजित छात्र अगले 2 महीनों तक चुनौती नहीं दे सकता था। यह संरचना जानबूझकर बनाई गई थी। इससे यह सुनिश्चित हुआ कि जीत और हार दोनों का महत्व हो। विजेता को आत्मसंतुष्ट होने का जोखिम नहीं उठाना चाहिए था, क्योंकि उसे पता था कि उसकी सुरक्षा अवधि समाप्त होते ही अन्य लोग उसकी जगह लेने की कोशिश करेंगे, जबकि हारने वाले को आत्मचिंतन करने, सुधार करने और उचित वापसी की तैयारी करने का समय दिया गया था। ऐसी व्यवस्था के बिना रैंकिंग प्रतिदिन बदलती रहेगी और अकादमी में अराजकता फैल जाएगी। आखिरकार रैंकिंग का मतलब सिर्फ प्रतिष्ठा नहीं होता। जैसे ही माइकल कॉम्बैट हॉल की ओर बढ़ा, उसने तुरंत देखा कि वह वहां जाने वाला अकेला नहीं था। पहले तो उसे लगा कि बस कुछ ही छात्र होंगे, जो कि सामान्य बात थी, लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, भीड़ बढ़ती गई। अकादमी के गाउन पहने छात्र रास्तों पर भर गए थे। कुछ उत्साह से बातें कर रहे थे, तो कुछ लगभग एक ही दिशा में दौड़ रहे थे। वातावरण ऊर्जा से भरा हुआ था। अगर यह सीमित संख्या में होता तो शायद ठीक होता, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। चेहरों की भीड़ को देखकर ऐसा लग रहा था कि प्रथम और द्वितीय वर्ष के लगभग सभी छात्र हॉल की ओर जा रहे थे। माइकल ने थोड़ा सा माथा सिकोड़ा। क्या हो रहा है? उसने सोचा। उसे सीने में एक हल्की सी सनसनी महसूस हो रही थी, लेकिन वह निश्चित नहीं था कि उसे इसे गंभीरता से लेना चाहिए या नहीं। उसके बगल में खड़ी लीरा भी उतनी ही उलझन में दिख रही थी। छात्रों के बीच एक परिचित चेहरा देखकर वह आगे बढ़ी और बोली, हे रेन, क्या हो रहा है? सब लोग कॉम्बैट हॉल की ओर क्यों जा रहे हैं? जिस युवक को उसने रोका, वह अपना नाम सुनकर मुड़ा। माइकल पर नजर पड़ते ही वह एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर उसने एक अजीब सी मुस्कान बिखेरी। खैर, बात फैल गई। क्या कहा? लीरा ने भौहें सिकोड़ते हुए दोहराया। उसने अपना सिर खुजाया। स्पष्ट रूप से उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे समझाए। लगता है किसी ने यह बात लीक कर दी कि प्रथम वर्ष के 2 रहस्यमय टॉप 1 और टॉप 2 छात्र आपस में लड़ने वाले हैं। आप जानते ही हैं कि ऐसा कैसे होता है। आधिकारिक रैंक वाले मुकाबले घोषित तो नहीं किए जाते, लेकिन वे पूरी तरह से गुप्त भी नहीं होते। बस सब लोग देखने आ गए। लीरा अविश्वास से पलकें झपकाईं। सब लोग? लगभग ऐसा ही है, रेन ने शर्माते हुए मुस्कुराते हुए स्वीकार किया। अकादमी में हर रोज कुछ रोमांचक नहीं होता। लोग बस ये देखना चाहते हैं कि आखिर इतनी चर्चा किस बात की है। कुछ ज्यादा बोलने से पहले ही उसने खुद को रोक लिया, यह महसूस करते हुए कि प्रतिभागियों में से एक के सामने ऐसा कहना कितना अजीब था। उसकी अटपटी मुस्कान और भी गहरी हो गई और उसने जल्दी से झुककर अभिवादन किया। खैर, मुझे अब जाना चाहिए। शुभकामनाएं। फिर इससे पहले कि उनमें से कोई जवाब दे पाता, वह भीड़ में गायब हो गया। लीरा ने धीरे से आह भरी। रेन के जाने के बाद माइकल ने लीरा की ओर देखा। क्या हमेशा ऐसा ही होता है? उसने शांत स्वर में लेकिन थोड़ी जिज्ञासा के साथ पूछा। लीरा ने सिर हिलाया। कुछ देर बाद उसने कहा, सच में नहीं। आमतौर पर इस तरह का ध्यान केवल लोकप्रिय छात्रों को ही मिलता है और उनमें से अधिकतर सीनियर होते हैं। लेकिन इस साल की स्थिति को देखते हुए वह रुकी और हलचल भरी भीड़ की ओर नजर घुमाते हुए बोली, मुझे आश्चर्य नहीं है कि लोग आप और रिन में दिलचस्पी ले रहे हैं। माइकल ने धीरे से गुनगुनाया। वह समझ गया था कि वह क्या कहना चाहती है। फिर भी वह इस बात को लेकर हैरान हुए बिना नहीं रह सका कि खबर इतनी जल्दी कैसे फैल गई। क्या ये जानबूझकर किया गया था? उसने सोचा। क्या ये राइन की करतूत हो सकती है? उसने यह विचार आते ही लगभग तुरंत खारिज कर दिया। चाहे उसने इसे लीक किया हो या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। सच कहूं तो उसे न तो ध्यान आकर्षित करने की परवाह थी और न ही ड्रामे की। वो बस अपना पद वापस चाहता था और उसके साथ ही अपना विलाडोम भी। जैसे जैसे वे युद्धशाला की ओर बढ़ते गए, भीड़ का उत्साह और भी बढ़ता गया। सरल शब्दों में कहें तो कॉम्बैट हॉल अकादमी का व्यायामशाला था। बाहर से देखने पर यह सफेद पत्थर के एक विशाल ब्लॉक जैसा दिखता था। कैंपस में इस तरह की यह इकलौती इमारत नहीं थी, लेकिन इस आकार और बनावट वाली कुछ चुनिंदा इमारतों में से एक थी। लोग अक्सर पूछते थे कि जागृत लोगों को जिम की जरूरत ही क्यों है। इसका जवाब यह था कि वे यहाँ या तो अपने शरीर को चुस्त दुरुस्त रखने या कौशल को निखारने के लिए आते थे। शारीरिक आंकड़े किसी व्यक्ति की ताकत को बेतुके स्तर तक बढ़ा सकते थे, लेकिन केवल आंकड़े ही नियंत्रण को परिष्कृत नहीं करते थे। हॉल की मुख्य विशेषता एक दमनकारी संरचना थी जो अलौकिक कोशिकाओं को एक निर्धारित आधारभूत स्तर तक कमजोर कर देती थी।
उस क्षेत्र के अंतर्गत जागृत व्यक्ति की शारीरिक क्षमता इतनी कम हो जाती थी कि वे विशेष रूप से बनाए गए प्रशिक्षण उपकरणों को बिना तोड़े उनका उपयोग कर सकें। इसके अलावा चुनकी अवेकनर ने आंकड़ों के माध्यम से शक्ति बढ़ाई, इसलिए कुछ ने अत्यधिक मजबूत होने के बावजूद अतिरिक्त शरीर में वसा विकसित कर ली। ऐसा या तो इसलिए था क्योंकि जागृत होने से पहले उनका वजन अधिक था, या फिर जागृत होने के बाद उन्होंने जो चीजें ली थी। इस रणनीति के सक्रिय होने से भारी वजन वाले अवेकनर भी अपनी वास्तविक शारीरिक स्थिति को फिर से बेहतर बनाते हुए अपना वजन कम कर सकते थे। फिर भी जिम का मुख्य उद्देश्य लड़ाई झगड़ा था। हॉल के अंदर माइकल की निगाहें चारों ओर घूमती रहीं, जब तक कि उनकी नजर केंद्रीय अखाड़े के पास शिक्षकों के वस्त्रों के एक समूह पर नहीं पड़ी। उनके बगल में एक परिचित आकृति खड़ी थी, जिसके चांदी जैसे बाल एक कंधे पर गुथे हुए थे। रीन, ये तो शिक्षक को करना चाहिए, उसने हल्के फुल्के अंदाज में कहा। लीरा ने हल्के से सिर हिलाकर बिना शब्दों के ही बात समझ ली। मैं किनारे से देखूंगी, उसने धीरे से कहा और फिर भीड़ में गायब हो गई। माइकल सीधे राइन की ओर बढ़ा। भले ही वह पर्यवेक्षक शिक्षक के साथ न हो, लेकिन मुकाबले से पहले अपने प्रतिद्वंदी के पास रहना उचित था। नजदीक से देखने पर पर्यवेक्षक शिक्षिका स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगी, गहरे रंग के कोट में दुबली पतली महिला। उनकी आंखें तेज थीं और माइकल को उनसे एक गहरा आभास हुआ। माइकल को पास आते देख राइन ने कहा, इंस्ट्रक्टर कैड। माइकल ने अपना सिर झुकाया। माइकल नॉमन, प्रशिक्षिका सेरा कारे, महिला ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। माइकल, जो हमेशा से अकादमी के अधिकांश शिक्षकों को स्वभाव से मिलनसार समझता था, ने प्रशिक्षक के लहजे पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन रिन ने इस बात पर ध्यान दिया। उसकी आंखों में लगभग न के बराबर हलचल हुई। शिक्षिका ने कोई अनादर नहीं दिखाया था, फिर भी उनके रवैये में आया सूक्ष्म अंतर उसे स्पष्ट रूप से महसूस हुआ। ये तिरस्कार नहीं था, ये दूरी थी, एक सम्मानजनक सतर्कता जो उनके वंश को जानने से उपजी थी, न कि उन्हें एक व्यक्ति के रूप में जानने से। हालांकि रिन को इस तरह के व्यवहार की लंबे समय से आदत हो चुकी थी। जब से उसे याद था, लोग उससे बात करते समय या तो बहुत झुकते थे या बहुत ऊंचा देखते थे। वे बहुत ही विनम्रता से मुस्कुराते थे, अपने शब्दों को बहुत सावधानी से चुनते थे और उसके उपनाम के भार से उसका सम्मान करते थे, न कि उसके अपने गुणों से। घुटन हो रही थी। रिन ने कभी किसी और की परछाई में जीना नहीं चाहा था, फिर भी वह परछाई हर जगह उसका पीछा करती थी। उसे मिलने वाली हर प्रशंसा अपेक्षा से भरी होती थी, हर अभिवादन आदर से बोझिल होता था। यही वह वास्तविकता थी जिसमें उसका जन्म हुआ था। चाहे वह कितनी भी मेहनत करे, चाहे वह कितनी भी प्रतिभा दिखाए, जब तक वह कुछ ऐसा हासिल नहीं कर लेती जो वास्तव में बेजोड़ हो, वह हमेशा उनकी पोती ही रहेगी। एक सम्राट की पोती। उसने धीरे से सांस छोड़ते हुए अपनी उंगलियों को कस लिया, मानो कड़वाहट को दबा रही हो। उसका इरादा इसे जाहिर करने का बिल्कुल नहीं था, खासकर माइकल के सामने। अगर वह दूसरों के अपने प्रति नजरिए को नहीं बदल सकती थी, तो वह उनकी उम्मीदों को उसी तरीके से कुचल देगी जो उसे पता था, अपनी अचूक शक्ति के माध्यम से। प्रशिक्षक कैड ने उन दोनों की ओर देखा, उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला। शुरू करने से पहले उन्होंने कहा, उनकी आवाज हॉल में आसानी से सुनाई दे रही थी, कृपया अपने नाम, अपनी कक्षा और अपना वर्तमान स्तर बताएं। वह माइकल की ओर थोड़ा मुड़ी। पहले आप बताओ। माइकल ने एक बार सिर हिलाया और आगे बढ़ा। माइकल नॉमन, वर्ग नेक्रोमैंसर, स्तर 50। हालांकि अधिकांश छात्रों को पहले से ही यह बात पता थी, फिर भी हॉल में एक सूक्ष्म बदलाव आया। प्रशिक्षक कैड की निगाह रिन पर पड़ी। अगला। रिन ने एक गहरी सांस ली और आगे बढ़ी। उसकी आवाज संयमित थी, लेकिन उसकी आंखें तेज और स्थिर थीं। रिन हॉलवेन, कक्षा अमोरा, स्तर 47। माइकल ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। वह इस स्तर से आश्चर्यचकित नहीं था। 47 को प्रभावशाली था, लेकिन जिसने उसे चुनौती दी थी, उसे यह उम्मीद के मुताबिक ही था। जिस चीज ने उनका ध्यान आकर्षित किया, वह कक्षा थी। कवच निर्माता। हालांकि वह अब पूरी तरह से नौसिखिया नहीं था, फिर भी यह नाम उसके लिए नया था। फिर भी यह साधारण नहीं लग रहा था। जब माइकल ये सोच रहा था कि आर्मरर किस तरह का वर्ग हो सकता है, तभी कॉम्बैट हॉल के ऊपर एक अकेली आकृति हवा में मंडरा रही थी। अगर माइकल उसे देख पाता तो वह उस आदमी को तुरंत पहचान लेता। आखिरकार उस रंगीन और सनकी निर्देशक को भूलना मुश्किल था, खासकर उस तरह की छाप के कारण जो उन्होंने अपनी पिछली मुलाकात के दौरान उन पर छोड़ी थी। इस समय वही निर्देशक सहजता से हवा में तैर रहा था, उसके हाथ पीठ के पीछे बंधे थे और वह नीचे गलियारे की ओर देख रहा था। हालांकि उसके और गलियारे के बीच कई अवरोध थे, उसकी निगाहें उन्हें ऐसे भेद रही थी मानो वे अवरोध मौजूद ही न हो। उनके होठों पर हल्की सी मनोरंजक मुस्कान उभर आए। सचमुच शानदार, उसने मन ही मन बुदबुदाया। अगर कोई इसे न देखे तो बहुत उबाऊ होगा। उसकी निगाहें अखाड़े की ओर घूमी जहां माइकल और रायन एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे। तो अब उसने रुचि से भरी आंखों से धीरे से कहा, चलिए देखते हैं कि ये दोनों बच्चे एक दूसरे के खिलाफ कैसा प्रदर्शन करते हैं। रहस्य का पर्दाफाश हो गया। मैच की खबर किसी छात्र ने लीक नहीं की थी। ये तो खुद उस शरारती निर्देशक की करतूत थी। प्रशिक्षक कैड की शांत आवाज ने भीड़ को एक बार फिर शांत कर दिया। वह एक तरफ मुड़ी और चबूतरे के किनारे पर स्थित एक ऊंचे पत्थर के खंभे की ओर इशारा किया। उसके शीर्ष पर एक चमकता हुआ क्रिस्टल गोला था जो हल्की नीली रोशनी से जगमगा रहा था। उसने समझाया, द्वंद्व अकादमी के युद्ध क्षेत्र में होगा। जैसे ही आप दोनों इस गोले पर अपने हाथ रखेंगे, आप अंदर चले जाएंगे। अंदर सब कुछ वास्तविक है, लेकिन जब क्षति एक निश्चित स्तर तक पहुंच जाती है तो यह आपको बाहर ले आता है। उन्होंने इसके निहितार्थों पर विस्तार से चर्चा नहीं की और उन्हें खुद ही इसका पता लगाने दिया। कैड की निगाहें माइकल और रायन पर वापस आ गईं। अंदर जाने से पहले आप दोनों को एक बात स्पष्ट रूप से समझ लेनी चाहिए। चूंकि माइकल नॉमन ने अपना पिछला पद वास्तविक हार के कारण नहीं बल्कि स्वतः ही खो दिया था, इसलिए उन्हें अपनी इच्छानुसार किसी भी समय पुनर्मंच का अनुरोध करने का अधिकार
है। इसी प्रकार यदि राइनहोल्वेन कभी भी स्वतः ही अपना पद खो देती हैं, तो उन पर भी यही शर्त लागू होगी। केवल सच्ची हार लड़ाई में स्पष्ट और निर्णायक हार की 1 महीने की चुनौती प्रतिबंध को लागू करती है, कैड ने आगे कहा। उस स्थिति में हारने वाला पक्ष 30 दिनों तक दोबारा चुनौती नहीं दे पाएगा। और अगर कम रैंक वाला व्यक्ति जीत जाता है, उसकी नजरें पल भर के लिए माइकल पर पड़ी, तो हारने वाले पक्ष को 2 महीने तक दोबारा चुनौती देने से रोक दिया जाएगा। क्या आप दोनों समझ गए? माइकल ने सिर हिलाया। समझ गया। रिन ने शांत भाव से बिना कुछ कहे सिर हिलाया। अच्छा, कैड का लहजा थोड़ा नरम पड़ गया। तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। उसने गोले की ओर इशारा करते हुए कहा, अपने हाथ खंभे पर रखो। ऐसा करते ही संरचना सक्रिय हो जाएगी और तुम्हें युद्ध क्षेत्र में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। माइकल सबसे पहले आगे बढ़ा और उसने अपना हाथ हल्के से गोले की सतह पर रख दिया। रिन ने विपरीत दिशा में उसी की हरकत को दोहराया। गोला चमक उठा, उसकी रोशनी नीले से सफेद रंग में बदल गई। उनके पैरों के नीचे की जमीन गूंज उठी और अखाड़े के फर्श पर जटिल प्रतीक चमक उठे। मैच शुरू हो गया, कैड ने घोषणा की। उसी क्षण प्रकाश तेजी से चमका और दोनों आकृतियों को पूरी तरह से निगल गया। अगले ही पल माइकल और राइन गायब हो गए। कॉम्बैट हॉल के दूसरे हिस्से में रिन बाहें मुड़े बैठा था, उसकी निगाहें खंभे के ऊपर जगमगाती बड़ी स्क्रीन पर टिकी थीं। स्क्रीन पर हॉल के अंदर चल रहे द्वंद्वयुद्ध का सीधा प्रसारण हो रहा था। ये सुविधा मूल रूप से पर्यवेक्षक प्रशिक्षकों के लिए थी, लेकिन बाद में इसे छात्रों के बीच मैत्रीपूर्ण मुकाबलों के लिए आम जनता के लिए खोल दिया गया, जिनमें प्रशिक्षक की उपस्थिति आवश्यक नहीं थी। स्क्रीन के जरिए उन्हें युद्ध क्षेत्र के अंदर हो रही घटनाओं का अंदाजा लग जाता था। इस डिस्प्ले के बिना उन्हें प्रतिभागियों को तभी बाहर निकालने की पारंपरिक विधि पर निर्भर रहना पड़ता जब एक पक्ष हार जाता। विशेष मामलों में, जैसे कि पारस्परिक विनाश या अप्रत्याशित खतरे की स्थिति में, पर्यवेक्षक छात्र या प्रशिक्षक प्रणाली के माध्यम से हस्तक्षेप कर सकता है और तुरंत दोनों लड़ाकों को बाहर निकाल सकता है। इस समय रिन के चेहरे के भावों को समझना असंभव था। काफी तनावपूर्ण माहौल है ना? उसके बगल से एक धीमी आवाज आई। रिन का जबड़ा कस गया। चुप रहो किरण। उसके बगल में खड़ा युवक, लंबा, बिखरे भूरे बालों वाला और चिढ़ाने वाली मुस्कान वाला, रिन के लहजे में छिपी कड़वाहट से बेपरवाह होकर हल्के से हंसा। क्या एक आदमी बोल भी नहीं सकता? तुम तो बहुत घबराए हुए लग रहे हो। अपनी छोटी बहन के लिए परेशान हो। मैंने कहा चुप रहो। किरण ने चेतावनी को पूरी तरह से अनदेखा करते हुए आलस से अपनी सीट पर पीछे की ओर झुककर कहा, अरे मुझे ऐसे घूरना बंद करो। मैं बस उत्सुक हूँ। रिन ने कोई जवाब नहीं दिया, हालांकि उससे माना कि एक हल्की सी चटक निकली, एक चेतावनी जिसने आसपास की हवा को हल्की सी गूंज से भर दिया। किरण की मुस्कान और चौड़ी हो गई। शांत हो जाओ, हिंसक होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं बस ये सोच रहा हूँ कि कैसा लगता होगा, तुम्हें पता है, तुम्हारी बहन को उस रहस्यमय माइकल नॉर्मन के खिलाफ लड़ते हुए देखना। सुना है वो अकादमी का नया चहेता है। रिन की नजरें आग को भी जमा देने वाली थीं। उसने ठंडे स्वर में कहा, बोलते रहो, वरना तुम्हें पता चल जाएगा कि अस्पताल में जागने का अनुभव कैसा होता है। किरण हंसा, हालांकि उसका शरीर थोड़ा अकड़ गया। अपनी मजाक मस्ती के बावजूद वह बेवकूफ नहीं था। वह चिड़चिड़ाहट और जान से मारने की मंशा के बीच का अंतर जानता था, और रिन की उपस्थिति में अब जान से मारने की मंशा के कुछ अंश झलक रहे थे। फिर भी इससे उसे और भी मजा आया। हमेशा की तरह संवेदनशील, उसने नकली आत्मसमर्पण के भाव में हाथ उठाते हुए कहा, लगता है अफवाहें सही थीं। पब फ्यूचर विज्ञापन। रिन की निगाहें तेज हो गईं। कौन सी अफवाहें? कि कुछ समय पहले तुम उसी प्रथम वर्ष के छात्र से हार गए थे। किरण ने सोचने का नाटक करते हुए अपना सिर झुकाया। अरे रुको, क्या ये बात गुप्त रखनी थी? रिन की आभा एक पल के लिए चमकी और फिर गायब हो गई। उसने धीरे से सांस छोड़ी और तुरंत हथियार निकालने की इच्छा को दबा लिया। जब वह बोला तो उसकी आवाज फिर से शांत थी, लेकिन खतरनाक रूप से शांत। किरण, तुम्हें अपनी जबान पर काबू रखना चाहिए। दूसरा लड़का फिर हंसा, लेकिन चुप हो गया, हालांकि उसकी आंखों में शरारत झलक रही थी। वह रिन से पूरी तरह नहीं डरता था, लेकिन उसकी ताकत का इतना सम्मान करता था कि हद से ज्यादा आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं करता था। दोनों ने अपना ध्यान वापस स्क्रीन पर केंद्रित कर लिया। प्रदर्शित छवि के भीतर माइकल और राय ने एक विशाल पत्थर से बने अखाड़े में खड़े थे, जो गहरे लाल रंग के आकाश के नीचे फैला हुआ था। जैसे ही माइकल ने उस रहस्यमय स्थान में प्रवेश किया, उसने बिना समय बर्बाद किए अपना हथियार निकाल लिया। साथ ही उसने शरीर को मजबूत करने की कई क्षमताओं का इस्तेमाल किया। अपनी ताकत पर पूरा भरोसा होने के बावजूद वह अपने प्रतिद्वंदी को कम आंकने का घमंड नहीं कर रहा था। उसे विश्वास था कि रिन मूर्ख नहीं हो सकता, इसलिए उसने शुरू से ही पूरी ताकत से हमला करने का फैसला किया। जैसे ही वह इस बात पर विचार कर रहा था कि क्या वह अपनी आत्मा में मौजूद क्षतिग्रस्त ताबूत के भीतर से अपने किसी मरे हुए प्राणी को बुलाए, जिसके खिलाफ वह नहीं था क्योंकि उसके पास तीसरे दर्जे के मरे हुए प्राणी का होना पहले से ही एक खुला रहस्य था, अचानक उसके चेहरे के सामने एक विशाल मुट्ठी प्रकट हुई, जो अविश्वसनीय गति से आगे बढ़ रही थी। सहज रूप से माइकल ने अपनी गति क्षमता को सक्रिय किया और उस स्थान से गायब हो गया। धमाका। जिस जगह वह एक क्षण पहले खड़ा था, वहां एक जोरदार विस्फोट की गूंज सुनाई दी। धूल और मलबा तेजी से बिखर गया और धमाके की लहर से हवा कांप उठी। माइकल ने खुद को संभालते हुए अपनी आंखें सिकुड़ी। उसके चेहरे पर अविश्वास का हल्का सा भाव दिखाई दिया। ये सामान्य नहीं लग रहा था। जब धूल छटी और उसकी नजर राइन पर पड़ी तो उसके चेहरे पर हैरानी के भाव उभर आए। तो यह एक कवच निर्माता है, उसने बुदबुदाते हुए कहा। कक्षाओं के नाम से ही उनका अर्थ स्पष्ट हो जाता था। माइकल को उम्मीद थी कि कवच निर्माता वह व्यक्ति होगा जो कवच बनाता या उसमें सुधार करता हो, शायद एक सहायक लड़ाकू, कुछ इसी तरह का। लेकिन उसके सामने जो कुछ था वह उससे बिल्कुल अलग था। रिन ने अखाड़े के उस पार खड़ी थी। उसका शरीर एक विशाल काले और चांदी के रंग के कवच के नीचे लगभग पहचानने योग्य नहीं था।
रिन्ने अखाड़े की दूसरी ओर खड़ी थी, उसका शरीर एक चिकने एक्सोसूट में लिपटा हुआ प्रतीत हो रहा था। वह किसी छोटे रोबोट जैसी दिखती थी। मैं ब्लैक प्लेटें चांदी के किनारों से एक दूसरे पर चढ़ी हुई थी और हल्के नीले रंग के प्रतीकों की रेखाएं प्रत्येक खंड पर सजीव परिपथों की तरह स्पंदित हो रही थी। प्रत्येक प्रतीक सांस लेने की लय के अनुरूप चमकता और मंद होता था। उसके दोनों किनारों पर दो उत्कीर्णित प्लेटें हवा में तैर रही थीं। वे धीमी गति से परिक्रमा कर रही थीं। उसकी पीठ पर एक छड़ी बंधी हुई थी जो उसकी लंबाई से भी अधिक लंबी थी। माइकल ने पूरी व्यवस्था का अवलोकन किया। तो ये है कवच निर्माता, उसने धीमी आवाज में कहा। दरअसल माइकल गलत नहीं था। कवच बनाने वाले वर्ग के लोग सचमुच वैसे ही थे, लेकिन अधिक सटीक रूप से वर्णन करने के लिए अलौकिक दुनिया में उन्हें हथियार डीलर कहा जा सकता है। यह एक विशेष श्रेणी का वर्ग था, दुर्लभ और शक्तिशाली। प्रत्येक स्तर पर उपयोगकर्ता को 5 निःशुल्क विशेषता अंक मिलते थे, जिससे विकास क्षमता के मामले में वे अन्य उच्च श्रेणी के व्यवसायों के बराबर हो जाते थे। लेकिन संतुलन बनाए रखने के लिए इस वर्ग में एक बड़ी सीमा थी। इसकी शक्ति सीधे उपयोगकर्ता से नहीं, बल्कि उनके द्वारा निर्मित और संचालित वस्तुओं से आती थी। कवचधारी की युद्ध क्षमता लगभग पूरी तरह से बाहरी वस्तुओं, कवच, हथियार, यांत्रिक संरचनाएं और रून इंजनों पर निर्भर थी। इनके बिना एक उच्च स्तरीय कवचधारी भी एक सरल श्रेणी के प्रशिक्षित योद्धा से आसानी से हार सकता था। लेकिन रिन्ने का मामला अलग था, असाधारण रूप से अलग। उसकी विशिष्टता 2 चीजों से उत्पन्न हुई, उसका शारीरिक गठन और उसकी दुनिया। रिन्ने की शारीरिक संरचना इतनी विलक्षण थी कि उसकी जीवन शक्ति उसके माना ऊर्जा के अनुपात में बढ़ती थी। दूसरे शब्दों में, उसके पास जितना अधिक माना होता था, उसकी जीवन ऊर्जा उतनी ही प्रबल और सघन होती जाती थी। इससे जीवन शक्ति और ऊर्जा प्रवाह के बीच एक अनूठा सामंजस्य स्थापित होता था, जो उसे लगभग अक्षय शक्ति का स्रोत बना देता था। अब इसे ऑरोरा में जन्म लेने की घटना के साथ जोड़ें, एक ऐसी दुनिया जहां उन्नत तकनीक को पूर्णता प्राप्त हो चुकी थी। कुछ असाधारण घटना सामने आए। क्या हुआ जब उसके जैसी कोई व्यक्ति, जो जीवित माना जीवन शक्ति का संकर थी, अपनी ही रचनाओं की बैटरी बन गई। और कोई साधारण बैटरी नहीं, बल्कि एक उच्च स्तरीय बैटरी जो ऊर्जा और जीवन शक्ति दोनों को सीधे मशीनरी में प्रवाहित कर सके। इसका जवाब वही था जो अब माइकल के सामने था। एक ऐसी हस्ती जिसने जादू और तकनीक को एक में मिला दिया था। एक ऐसा सूट बनाया जो केवल मानाकोर या रिनस्टोन से ही नहीं, बल्कि स्वयं उस हस्ती से संचालित होता था। ये रिन का आत्मविश्वास था। उसने जो सूट पहना था वह उसकी नवीनतम कृति थी, जिसे उसने हाल ही में अपने परिवार के संसाधनों की मदद से बनाया था। यह एक प्रायोगिक मैजिटेक एक्सोसूट था, जिसे एपिक ग्रेड के लगभग बराबर सामग्रियों से तैयार किया गया था। इससे निकलने वाली प्रतिध्वनि लगभग किसी वास्तविक एपिक कलाकृति से अप्रभेद्य थी, सिवाय इसके कि उसके नियंत्रण में अस्थिरता के कारण यह एक सीमित समय के लिए ही कारगर साबित हो रहा था। माइकल मैदान के उस पार से भी उससे निकलने वाली ऊर्जा को महसूस कर सकता था। माइकल के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने अपने हथियार पर अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। ये तो बहुत ही शानदार लग रहा है। माइकल का आश्चर्य अभी पूरी तरह से कम भी नहीं हुआ था कि रिन ने हरकत की। उसके कवच पर बने चिन्ह चमकीले नीले रंग में चमक उठे और वह चमक उसके पूरे शरीर पर मकड़ी के जाले की तरह फैल गई। उसके चारों ओर की हवा कांप उठी और फिर अचानक उसने अपने दोनों हाथ उसकी ओर कर दिए। उसकी हथेलियों से प्रकाश के 2 वृत्त निकले, जिनके जादुई छल्ले चकाचौंध कर देने वाली गति से घूम रहे थे। जरा दोनों हाथों से ऊर्जा की एक तीव्र किरण निकली, जो हवा में ही मिलकर एक विशाल विस्फोट में तब्दील हो गई और पूरे अखाड़े को चीरती हुई आगे बढ़ी। दबाव के कारण हवा में जोरदार कंपन हुआ और किरण के गुजरने से जमीन फट गई। माइकल की आंखें चौड़ी हो गईं क्योंकि उसकी सहज प्रवृत्ति ने उसे झकझोर दिया था। वह किसी तरह एक तरफ हट गया। उसकी आकृति धुंधली हो गई क्योंकि उसकी गति कौशल फिर से सक्रिय हो गई। किरण उसकी परछाई को छूते हुए गुजरी। उसकी गर्मी और बल ने अंतरिक्ष को ही विकृत कर दिया। इसके बाद हुए विस्फोट से पूरा स्टेडियम हिल गया। जिस स्थान पर वह कुछ क्षण पहले खड़ा था, वहां एक गहरा गड्ढा बन गया। टूटे हुए पत्थर और पिघली हुई धूल लहरों की तरह बाहर की ओर फैल गई। माइकल कुछ मीटर दूर जाकर गिरा। बिजली के झटके से उसका लबादा फड़फड़ाने लगा। क्या वह अब उड़ रही है? उसने ऊपर देखते हुए बुदबुदाया। वास्तव में रायन ने हवाई यात्रा शुरू कर दी थी। वह लगभग देवी जैसी दिखती थी। उसका काम अभी खत्म नहीं हुआ था। इससे पहले कि माइकल खुद को पूरी तरह संभाल पाता, रायन ने अपने हाथ फिर से ऊपर उठा लिए। उसके कवच पर बने जादुई पैटर्न प्रकाश से जगमगा उठे और उसकी हथेलियों के चारों ओर 2 और जादुई घेरे प्रकट हो गए, जो पहले से बड़े और अधिक जटिल थे। फिर एक आवाज आई, एक गहरी गूंजती हुई ध्वनि जिसने पूरे स्थान को कपकपा दिया। जाम नीले सफेद रंग की सघन ऊर्जा की किरणें तेजी से माइकल की ओर बढ़ी और हर किरण जमीन से टकराते ही तोप के गोलों की बौछार की तरह फट गई। गर्मी से हवा विकृत हो गई और हर प्रहार से अखाड़े के फर्श पर चमकती दरारें पड़ गईं। बमबारी से बचने के लिए माइकल तेजी से बाईं ओर भागा। उसकी हरकतें धुंधली होकर परछाई में तब्दील हो गईं। बची हुई ऊर्जा अभी भी उसके कोट पर जलन पैदा कर रही थी और धूल और रोशनी तूफान की तरह उसका पीछा कर रही थी। वह मुझे सांस लेने तक की भी जगह नहीं दे रही है, उसने धीमी आवाज में बुदबुदाया। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। राइन के किनारों के चारों ओर चक्कर लगा रही 2 तैरती हुई प्लेटें अचानक हवा में रुक गईं। उन पर खुदे हुए चिन्हों का स्वरूप बदल गया। अगले ही पल दोनों ने अपनी अपनी पतली केंद्रित किरणें छोड़ी। वे मुख्य विस्फोटों जितनी शक्तिशाली नहीं थीं, लेकिन उनकी गति भयानक थी। वे बिजली की लकीरों की तरह हवा को चीरती हुई माइकल के अनुमानित रास्तों को काटती चली गईं। छी! उसने जीभ चटकाते हुए तेजी से मुड़ा। जैसे ही वह एक किरण से बचा, दूसरी किरण विपरीत दिशा से आई, जिससे उसे हवा में ही घूमकर अपने भले से उसे रोकना पड़ा। रिन्ने का आक्रमण अधिक था। जैसे जैसे वह लगातार गोलीबारी करती रही, उसके कवच पर बने चिन्ह और भी अधिक चमकने लगे।
उसकी हथेलियों से निकली हर गोली में तोप के गोले जैसी विनाशकारी शक्ति थी, जबकि हवा में तैरती दो प्लेटें और भी तेजी से घूम रही थीं और अप्रत्याशित चापों में छोटी छोटी तीव्र गति से बरसने वाली किरणें छोड़ रही थीं। यह प्रकाश का तूफान था, लेकिन उस अफरा तफरी के बीच माइकल की आकृति एक बार फिर धुंधली हो गई। वह गायब हो गया। एक पल पहले वह गोलाबारी के बीच में था, अगले ही पल वह गायब हो गया। रिन की इंद्रियां तेज हो गईं। उसके विजर पर बने लक्ष्यीकरण चिन्ह तेजी से हिलने लगे, मानो उसकी उपस्थिति का पता लगा रहे हों। आधे सेकंड बाद उसके ठीक ऊपर हत्या के इरादे की एक हल्की सी कपकपी दिखाई दी। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। ऊपर, इससे पहले कि वह कोई प्रतिक्रिया कर पाती, एक काली आकृति अचानक उसके सिर के ऊपर से प्रकट हुई। इससे पहले कि रिन कुछ प्रतिक्रिया कर पाती, एक काली आकृति अचानक उसके सिर के ऊपर से प्रकट हुई। माइकल का शरीर हवा में ही मुड़ गया। उसके भले का डंडा हल्का हल्का चमकने लगा, क्योंकि उसमें से माना ऊर्जा प्रवाहित हो रही थी। बहुत धीमा, उसने धीमी आवाज में कहा। एक तेज प्रहार के साथ उसने हथियार को नीचे गिरा दिया। ब्लेड से नहीं, बल्कि मजबूत शाफ्ट से। यह प्रहार कुचलने के लिए था, छेदने के लिए नहीं। दरार वार रिन पर पड़ा और उसकी ताकत से वह उल्कापिंड की तरह जमीन की ओर गिर पड़ी। जैसे ही वह पत्थर के फर्श पर गिरी, अखाड़ा बुरी तरह हिल गया। एक जोरदार झटका लगा और चारों ओर धूल और टूटी हुई चट्टानें बिखर गईं। माइकल थोड़ी दूरी पर उतरा, उसका लबादा फहरा रहा था। उसने अपने भाले को एक बार घुमाया और फिर उसे अपने कंधे पर टिकल लिया। नीचे उठते धूल के बादल को देखते हुए उसकी आंखें सिकुड़ गईं। मुझे आश्चर्य है कि क्या इससे वह शांत रहेगी, उसने धीरे से कहा। सचमुच, नीचे की जमीन चमकने लगी। धूल के जमने के बीच से मलबे में पड़ी दरारों से हल्की नीली रोशनी बाहर की ओर फैल रही थी। रिन ने धीरे धीरे गड्ढे से ऊपर उठने लगा। उसकी विजर माइकल पर टिक गई। अच्छा शॉट, उसकी आवाज गूंजी, जो गहरी और मशीनी सी लग रही थी। माइकल की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। उस सीधे हमले के बावजूद कवच उतना क्षतिग्रस्त नहीं दिख रहा था जितना उसने अनुमान लगाया था। ये क्या बकवास है, उसने बुदबुदाया। माइकल को इस बात का पता नहीं था कि रिन ने द्वारा पहना गया कवच कोई साधारण रचना नहीं था। फेडरेशन के जादुई तकनीक विकास के इतिहास में यह विशेष मॉडल उनकी सर्वोच्च उपलब्धियों में शुमार हो सकता था। रिन्ने का अपना संस्करण तो और भी असाधारण था। आखिरकार यह एक अर्ध महाकाव्य स्तर की कलाकृति थी। इसके निर्माण में प्रयुक्त सामग्रियां पहले से ही बहुमूल्य थी। इसके अलावा इसके ढांचे पर उकेरे गए जटिल प्रतीक चिन्ह और उन्नत तकनीक भी उल्लेखनीय थी। किरणें दागना ही इसकी एकमात्र क्षमता नहीं थी। माइकल द्वारा किए गए जोरदार प्रहार को इस कवच द्वारा मोड़ना कोई समस्या नहीं थी। इस बात से अनभिज्ञ माइकल केवल ये देखता रह गया कि काली और चांदी जैसी सतह पर हल्की रोशनी की लहरें दौड़ रही थीं और कवच की चमक एक बार फिर तेज हो रही थी। क्या उसने प्रभाव की दिशा बदल दी? उसने अनुमान लगाते हुए धीरे से कहा। रिन्ने की आवाज उसके स्पीकर से आई, शांत और आत्मविश्वास से भरी हुई। मुझे भी तुम्हारा एहसान चुकाने दो। उसके बोलने का सिलसिला खत्म ही हुआ था कि उसकी पीठ पर लगी प्लेटें हिल गईं, जिससे नीली रोशनी की तेज किरणें निकली और वह मिसाइल की तरह आगे बढ़ी, अपने पीछे एक शक्तिशाली ध्वनि विस्फोट छोड़ते हुए। जमीन पर पड़े धक्के से उसमें दरार पड़ गई। इसके बाद जो प्रभाव पड़ा वह इतना भयावह था कि कान बहरे हो गए। माइकल ने खुद को संभाला। उसका भला उसके शरीर के आर पार उठा हुआ था। तभी धातु की एक धुंधली सी आकृति उससे ऐसे टकराई जैसे कोई बेकाबू ट्रेन। एक जबरदस्त झटका चारों ओर फैल गया, जिससे हवा में उड़ती धूल बिखर गई और पूरा अखाड़ा हिल गया। एक क्षण के लिए दोनों लड़ाके प्रकाश और ध्वनि के विस्फोट में गायब हो गए। जब ऊर्जा अंततः क्षीण हो गई तो माइकल अभी भी खड़ा था। उसके जूते टूटे हुए पत्थर पर मजबूती से टिके हुए थे और उसका लबादा उसके पीछे लहरा रहा था। उसके पैरों के नीचे की जमीन उस जबरदस्त बल के कारण धंस गई थी जिसे उसने सहन किया था। भाले की डंडी पर उसके हाथ हल्के से कांप रहे थे। उसकी बाहों में हल्का दर्द हो रहा था। वो बहुत जोरदार था, उसने सोचा। उसकी आंखों में थोड़ी हैरानी झलक रही थी। अपने अनुभव के आधार पर उस वार में इतनी ताकत थी कि कोई आमरैंक 2 का योद्धा उसे पैदा नहीं कर सकता था। यहां तक कि उसके मजबूत शरीर पर भी कुछ दबाव महसूस हुआ। और इस अकादमी का कपड़ा इतना मजबूत क्यों था? उसके सामने कवच के अंदर राइन की सांसें तेज हो गईं। जैसे ही उसकी मुट्ठी माइकल से टकराई, उसे उम्मीद थी कि वह पीछे की ओर उड़ जाएगा या कम से कम पीछे हटने पर मजबूर हो जाएगा, लेकिन वह टस से मज नहीं हुआ। एक कदम भी नहीं। कैसे? उसने अविश्वास से फुसफुसाते हुए कहा। उसकी निगाहें उसके भाले पर टिक गईं, जो अब भी मंद ऊर्जा से हल्का चमक रहा था। उसकी सतह पर एक भी दरार नहीं थी। माइकल ने आगे की ओर छलांग लगाई। उसका भाला एक सहज प्रवाहमय गति में आगे बढ़ा। रिन ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। कवच के थ्रस्टर्स भड़क उठे और उसने दौड़ते हुए अपने शरीर को मोड़ा। भाले की नोक उसके कंधे के कवच के बाहरी किनारे को बल बराबर छूते हुए निकल गई। वह पीछे की ओर तेजी से भागी और कवच के जेट से निकलने वाली नीली रोशनी की छोटी छोटी किरणों से खुद को स्थिर किया। उसने फिर से माइकल पर निशाना साधा, लेकिन वह पहले ही उस पर दबाव बना रहा था। माइकल तूफान की तरह आगे बढ़ा। रिन ने दांत पीसते हुए अपनी पूरी ताकत लगा दी। लगातार हमले से बचने के कारण उसका शरीर बुरी तरह हिल रहा था। हर बार जब उसने पलटवार करने की कोशिश की तो एक अप्रत्याशित कोण से दूसरा हमला हो गया। दुर्भाग्य से माइकल के दिमाग में झूलते झूलते यह बात बैठ गई कि कवच अभेद्य नहीं था। उसकी भी एक सीमा थी। एक और हमले को रोकने की कोशिश में रिन्ने के विचार लड़खड़ा गए। क्या एक जादूगर इसी तरह लड़ता था? ये सनकी कौन था? उसकी योजना सीधी सादी थी। शुरुआत में ही माइकल पर जोरदार हमला करना। अगर वह मरे हुओं को बुलाता तो उन्हें नजरअंदाज करके उस पर दबाव बनाए रखना। जब तक उसका निशाना मास्टर पर बना रहता, बाकी सब मायने नहीं रखता। वास्तविकता योजना से मेल नहीं खाती थी। कवच की एक सीमा थी, लेकिन उसकी तुलना में वह कहीं अधिक हीन थी। कवच के अंदर उसे अपनी नसों में पहले से ही गर्मी का संचार महसूस हो रहा था। शांत हो जाओ, उसने खुद से कहा। फिर एक क्षण की झिझक के बाद
क्या मुझे वाकई ऐसा करना पड़ेगा? माइकल के हमलों के चलते उसे पहले से ही अपनी हार दिख रही थी, लेकिन फिर भी उसके पास एक चीज बची हुई थी। माइकल रिन्ने हॉलवेन के बारे में सबसे पुरानी अफवाह भूल गया था। उसके वर्क के बारे में किसी को पता चलने से पहले कोई उसे शिल्पकार नहीं कहता था। लोग उसे असाधारण बुद्धिमत्ता वाली जादूगरनी कहते थे। उसके बैग में अभी भी कुछ बचा था, उसका कानून। तारांकन। दर्शक मंच पर हॉल में पहले हल्की फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी, फिर सन्नाटा छा गया और उसके बाद एक लहर की तरह गूंजती हुई गर्जना सुनाई दी। लीरा एक पल के लिए सांस लेना भूल गई। वह जानती थी कि माइकल ताकतवर है। उसने उसे रिन से लड़ते देखा था और एक जादूगर होने के बावजूद भी उसने ताकत में कभी हार नहीं मानी थी। लेकिन यह अलग था, यह तो सरासर प्रभुत्व था। उसने घबराकर सांस ली और उसके मन में एक ऐसी भावना कौंधी जो न तो पूरी तरह डर थी और न ही पूरी तरह विस्मय। इस विचित्र प्राणी को किस देवी ने जन्म दिया? वह अकेली नहीं थी, असंभव। वह केवल दूसरे रैंक पर है। सिर्फ इतना ही। क्या तुम अंधे हो? शोरगुल बढ़ता गया। वरिष्ठ छात्रों का एक समूह एक साथ बात करने लगा। वे जानते थे कि माइकल नॉमन नाम के एक व्यक्ति ने कॉलेज परीक्षा के तीसरे चरण में 1000 से अधिक छात्रों को मार डाला था। सबूत भी मौजूद थे, फिर भी अधिकांश ने एक साधारण विश्वास से खुद को तसल्ली दी थी। उसका आतंक उसके मरे हुए साथियों से पैदा हुआ था। उनके बिना उसे काबू में रखा जा सकता था। स्क्रीन पर वह विश्वास भूल गया। पागल, दोनों ही। पहले वर्ष के 2 छात्र। यह अब रैंक 2 नहीं है। बिल्कुल नहीं। स्तंभ के पास मौजूद एक समूह में बहस छिड़ गई। वह इतना शक्तिशाली केवल इसलिए है क्योंकि उसके पास रैंक 3 एंडेड है। उसने एक को भी नहीं बुलाया। क्या तुम बेवकूफ हो? जब उस पर दबाव पड़ेगा तो वह ऐसा करेगा। किसके दबाव में? ऐसा लगता है कि एक खास लड़की ने थोड़े ही समय में प्रशंसकों का एक समूह बना लिया था। एक शांत कोने में किरण बोला। इस बार वह मुस्कुराया नहीं। उसने कहा, तुम्हारी बहन के हाथ बहुत सुंदर हैं। मैं ये बात मानूंगा। रिन ने उसकी तरफ नहीं देखा। उसकी निगाहें स्क्रीन से हटी ही नहीं। किरण ने मौन प्रतिक्रिया पर ध्यान नहीं दिया और बोलना जारी रखा। वह अच्छी है, उसने स्वीकार किया। सचमुच अच्छी है, मैं इससे इनकार नहीं करूंगा। लेकिन इतनी शक्ति के साथ उसकी हार तो देर सवेर होनी ही है। दूसरे वाले ने तो अभी तक अपने मरे हुए सैनिकों को बुलाया भी नहीं है। वह अपनी बात पूरी नहीं कर पाया। हॉल में सन्नाटे की आवाज गूंज उठी और उसके शब्द गले में ही अटक गए। रिन पहले से ही आधा उसकी ओर मुड़ी हुई थी। उसका गुस्सा फूटने ही वाला था, तभी खंभे से निकलने वाली छवि बदल गई। युद्ध क्षेत्र के अंदर माइकल अपनी भाले को इस बार पूरी ताकत के साथ सीधे राइन के सीने की कवच में घुसाने ही वाला था, और फिर कवच गायब हो गया। दर्शकों के बीच भ्रम की लहर दौड़ गई। क्या उसने टेलीपोर्ट किया? अंदर का दृश्य फिर से बदल गया। ऊपर के खाली आकाश से नीली रोशनी की एक चिंगारी फूट पड़ी और रिन ने मध्य आकाश में फिर से प्रकट हो गया। वहां मौजूद सभी लोग स्तब्ध रह गए। किसी ने भी उससे इस तरह के कदम की उम्मीद नहीं की थी, यहां तक कि माइकल ने भी नहीं। लड़ाई का वीडियो जूम होकर रिन्ने की हवा में उड़ती हुई आकृति पर केंद्रित हो गया। तभी उन्होंने एक और महत्वपूर्ण बदलाव देखा। 100 गायब हो गया था। नहीं, वह गायब नहीं हुआ था। ऐसा लग रहा था मानो चिकना काला कवच सीधे राइन के शरीर में समा गया हो। यह नजारा देखकर माइकल भी हैरान रह गया। रिन का रूप अभी भी मानवाकार था, लेकिन परिवर्तित हो चुका था। उसका शरीर हल्का हल्का चमक रहा था। त्वचा अब पॉलिश किए हुए चांदी की तरह चिकनी और धातु जैसी थी। ऐसा लग रहा था मानो मेका का कवच उसके शरीर में समा गया हो। कभी कमर तक लंबे रहे उसके बाल अब उसके पैरों तक लहरा रहे थे। उसका कद बढ़ गया था और वह पहले से अधिक लंबी हो गई थी। ये कहना सुरक्षित था कि रिन्ने हॉलवेन स्वयं एक यांत्रिक यंत्र बन चुकी थी। हॉल में सन्नाटे की आवाजें गूंज उठी। यह क्या है? क्या वह अपने कवच के साथ समाहित हो गई? हालांकि जो बात उस जगह के बाहर मौजूद अन्य लोगों ने नहीं देखी, वह माइकल ने देख ली। कानून की गंध। उसे महसूस हुआ कि यह रिन से निकलकर फैल रहा है। इस समय माइकल के चेहरे के भाव अविश्वसनीय थे। हालांकि उनकी उम्र एक जैसी थी, लेकिन वह इस बात से इनकार नहीं कर सकता था कि जागृति के बाद पहली बार वह किसी ऐसे व्यक्ति से मिला था जिसके सामने वह खुद को थोड़ा कमतर महसूस करता था। बेशक वह ऐसा केवल समझ के संदर्भ में ही सोचता था। और माइकल सही था। रिन वास्तव में एक कानून का इस्तेमाल कर रहा था। यही बात उनके वर्तमान रूप के लिए भी जिम्मेदार थी। पूर्णता और एकता का नियम। यह रिन का नियम था। यह एक दुर्लभ कानून था जिसमें एक से अधिक सत्य समाहित थे। अनिवार्य रूप से 2 कानूनों का एक संयोजन था। अलौकिक शक्तियों के बीच यह एक सर्वमान्य सत्य था कि कोई व्यक्ति केवल एक ही नियम का प्रयोग कर सकता है। फिर भी विशाल ब्रह्मांड में हमेशा अपवाद मौजूद थे। यद्यपि आरोहण के लिए केवल एक ही नियम का उपयोग किया जा सकता था, यह कोई अटल नियम नहीं था कि व्यक्ति को किसी एक महान नियम से बंधे रहना ही पड़े। ब्रह्मांड के साथ एकात्मता की ओर पहला कदम समझ था, और ब्रह्मांड स्वयं अनगिनत नियमों से बुना हुआ एक शरीर था। इन नियमों को सत्य के रूप में जाना जाता था। अलौकिक शक्तियों ने इन सत्यों के अंशों को ग्रहण किया, अपनी समझ के अनुसार उन्हें आकार दिया और संसार के प्रामाणिक नियमों का अनुकरण करके उन्नति की। इस प्रकार भले ही 2 व्यक्ति एक ही महान नियम जैसे अग्नि से प्रेरणा लेते हों, उनकी क्षमताएं विरोधाभास के कारण नहीं बल्कि धारणा के कारण भिन्न होती हैं। किसी के लिए अग्नि विनाश का प्रतीक हो सकती है, किसी के लिए पुनर्जन्म का। और कभी कभी संयोगवश 2 विचार इतने मेल खा सकते हैं कि उनके नियम लगभग एक जैसे प्रतीत हो। ब्रह्मांड विशाल था। कुछ लोगों के लिए प्रकाश मुक्ति था, दूसरों के लिए ये दोमुहा था। कुछ लोगों के लिए अंधकार अराजकता था, दूसरों के लिए शांति। जब तक कोई अलौकिक शक्ति सत्य के भीतर अर्थ और व्यवस्था परिभाषित कर सकती है, तब तक वह समझ शक्ति बन सकती है। एक से अधिक महान नियमों से प्राप्त सत्यों को समाहित करने वाले नियम संभव थे, लेकिन उनकी आवश्यकताएं बहुत अधिक थीं।
यहाँ तक कि ब्रांड जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति, जिन्होंने 3 सत्यों को एक में मिला दिया, उन्होंने भी केवल एक अधिक शक्तिशाली और बहुमुखी नियम का निर्माण किया। बेशक एक से अधिक महान कानूनों से प्राप्त सत्यों को समाहित करने वाले कानून आवश्यक रूप से श्रेष्ठ नहीं थे। शक्ति हमेशा व्यक्तिपरक होती है। राइन का पूर्णता और एकता का नियम इस प्रकार की दोहरी समझ का एक दुर्लभ उदाहरण था, एक ऐसा नियम जो सामंजस्य में एक साथ बंधे 2 साकार सत्यों से बना था। प्रत्येक ने व्यक्तिगत रूप से अपनी अपनी सच्चाई बरकरार रखी। पूर्णता के नियम की तरह रिन्ने के लिए पूर्णता का नियम, जो सृजन के महान नियम से जुड़ा हुआ था, इस विश्वास का प्रतिनिधित्व करता था कि ब्रह्मांड में हर चीज का एक आदर्श रूप होता है। एक बीज का उद्देश्य कभी बीज बनकर रहना नहीं था, यह एक विशाल वृक्ष की शुरुआत थी। यह उस क्षमता की पूर्ण अभिव्यक्ति थी जो ये बन सकता था। धरती में दबा हुआ लौह यस कच्चा और अशुद्ध था, फिर भी उसके भीतर चमकदार इस्पात, हथियारों और औजारों की क्षमता निहित थी, जिन्होंने सभ्यताओं को आकार दिया। यहाँ तक कि सबसे सरल तत्व कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन भी जब सटीक रूप से व्यवस्थित किए जाते हैं तो वे स्वयं जीवन की नींव बन जाते हैं। रीन के लिए पूर्णता का अर्थ दोषरहितता नहीं था, ये पूर्णता थी, क्षमता की पूर्ति थी। उसके कानून ने उसे उस आदर्श की झलक पाने और क्षण भर के लिए उसका अनुकरण करने की अनुमति दी। अपने वर्तमान स्तर पर वह किसी चीज को स्थायी रूप से परिपूर्ण नहीं कर सकती थी, लेकिन वह उस वस्तु या प्राणी की एक अस्थायी नकल प्रकट कर सकती थी जो अपनी अंतिम दोषरहित अवस्था तक पहुंचने पर होती, या कम से कम पूर्णता के बारे में उसकी अपनी समझ के अनुसार। एक साधारण सी तलवार भी मानो किसी दिव्य शक्ति द्वारा गढ़ी गई हो, चमक सकती है। एक साधारण सा पत्थर भी उसके स्पर्श से रत्न की तरह जगमगा सकता है। बेशक वह अभी भी कुछ बड़ी उपलब्धियां हासिल करने से बहुत दूर थी। कम से कम जब तक वह उस स्तर तक नहीं पहुंच जाती जहां वह शून्य से कुछ बना सके, तब तक उसे जीवन के स्थापित नियमों का पालन करना होगा। फिर उनका एक और कानून था, संघ का कानून। रिन के लिए संघ का नियम, जो संतुलन के बृहत्तर नियम से जुड़ा था, इस विश्वास से उत्पन्न हुआ था कि ब्रह्मांड में हर चीज संतुलन की तलाश करती है। कोई भी चीज एकांत में विद्यमान नहीं है। हर शक्ति, हर सार, हर तत्व को सामंजस्य बनाए रखने के लिए एक प्रतिरूप की आवश्यकता होती है। संतुलन के नियम से प्राप्त उनका सत्य, जिसके माध्यम से उन्होंने अपने एकता के नियम का निर्माण किया, सरल लेकिन गहन था। मौजूद सभी चीजें एक हो सकती हैं, बशर्ते उनका उद्देश्य एक जैसा हो। आग और पानी इसका सबसे आम उदाहरण थे। अकेले में वे लगातार आपस में टकराते रहते थे, एक दूसरे को दबा देता था। लेकिन जब सही परिस्थितियों में वे एक साथ आते थे तो वे वाष्प का निर्माण करते थे, न तो ज्वाला और न ही तरल, बल्कि कुछ नया, कुछ उच्चतर। यदि सभी वस्तुओं का उद्देश्य एक समान हो तो वे सभी एक साथ विद्यमान हो सकती हैं। यही राइन के संघ के नियम का आधार था। इससे उसे उन चीजों को मिलाने की सुविधा मिली जिन्हें दूसरों के लिए मिलाना मुश्किल या असंभव भी था। उसने अपने कवच के साथ भी ठीक यही किया था। पहले उसने उसके हिस्सों को आपस में निर्बाध रूप से जोड़ा, फिर एक कदम आगे बढ़कर कवच को अपने साथ समाहित कर लिया ताकि एक मजबूत, एकीकृत रूप का निर्माण हो सके। दुर्भाग्यवश उनका कानून अभी प्रारंभिक अवस्था में ही था। इसमें अपार संभावनाएं थीं, लेकिन फिलहाल यह महज उनकी अवधारणा का प्रतिबिंब था, वास्तविकता की एक नकल मात्र। इसका मतलब यह था कि उसका वर्तमान सम्मिलन अस्थायी था और एक बार इसका प्रभाव समाप्त हो जाने पर उसके शरीर या सम्मिलित भागों पर गंभीर दुष्प्रभाव पड़ सकते थे। हालांकि इनमें से कोई भी बात राइन की मौजूदा चिंता नहीं थी। अपने कानून के सक्रिय होने के साथ रिन ने कवच को चरम स्तर तक पहुंचा दिया था। माइकल की निगाहें सिकुड़ गईं, उसकी इंद्रियां सहज रूप से तेज हो गईं। एक महाकाव्य स्तर का हस्ताक्षर, उसने धीमी आवाज में बुदबुदाया, उसकी आंखों में अविश्वास झलक रहा था। यह अनुभूति स्पष्ट थी। यह एक हल्की प्रतिध्वनि थी जो केवल उसी श्रेणी की वस्तुओं से ही उत्पन्न होती थी। लेकिन ये कोई ऐसी वस्तु नहीं थी जो उसकी आत्मा में पड़ी हो। यह उससे आ रही थी, स्वयं रिन ने हॉलवेन की ओर से। जिस कवच में वह समाहित हो गई थी, वह अपने मूल स्तर से कहीं आगे निकल चुका था। पूर्णता के अपने नियम को एकता के अपने नियम के साथ मिलाकर उसने इसके सार को जबरदस्ती ऊंचा उठा दिया था। रीन की निगाहें माइकल पर टिकी हुई थीं। जब उसने बोलना शुरू किया तो उसकी आवाज से गर्माहट का नामोनिशान भी गायब हो गया था। माइकल नॉर्मन, उसने शांत स्वर में कहा, अगले हमले से सावधान रहना। उसकी आवाज में धातु जैसी गूंज बरकरार रही। मुझे यकीन नहीं है कि अगर तुम सीधे युद्ध क्षेत्र में जाओगे तो सिस्टम तुम्हें समय पर वहां से निकाल पाएगा। अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो अभी आत्मसमर्पण कर दो। उसके बाल हवा में हल्के फुल्के होकर लहरा रहे थे। मैं अनावश्यक नुकसान नहीं चाहती, उसने अपनी बात जारी रखी। उसका लहजा अभी भी उदासीन था। लेकिन अगर किसी तरह आप इस हमले में बच गए तो। उसकी आंखों की चमक और भी तीव्र हो गई। मैं अपनी हार स्वीकार करता हूं। उसने अपना हाथ उठाया। प्रोजेक्शन देख रहे हर दर्शक को ऐसा लगा जैसे उनका गला सूख रहा हो। अब तो माइकल के चेहरे पर भी गंभीरता के भाव थे। वह जो भी तैयारी कर रही थी वह ऐसी चीज नहीं थी जो द्वितीय श्रेणी के किसी व्यक्ति के लिए संभव होनी चाहिए थी। जिन लड़ाइयों को वह अकेले ही संभाल सकता था, उनमें माइकल की आदत खुद पर निर्भर रहने की थी। वह जानता था कि इस आदत के फायदे और नुकसान दोनों ही हैं। माइकल अपने मरे हुए प्राणियों का उपयोग करने के खिलाफ नहीं था। उसकी प्रतिभा ऐसी थी कि वह अन्य जादूगरों की तरह अपने मरे हुए प्राणियों पर अत्यधिक निर्भर रहने का आदी नहीं हो पाया था। लेकिन एक चीज ऐसी थी जिस पर माइकल ने कभी समझौता नहीं किया। यदि परिस्थिति ऐसी मांग करती तो वह अपने मरे हुए सैनिकों को बुलाने में जरा भी संकोच नहीं करता। जैसे ही राइन से एक चकाचौंध कर देने वाली रोशनी निकली जो अब एक महाकाव्य श्रेणी की कलाकृति की आभा बिखेर रही थी, माइकल ने अपना निर्णय ले लिया। बिना देरी किए उसने अपने रैंक 3 के मरे हुए सैनिकों को बुलाया। जिस क्षण माइकल ने आह्वान करना शुरू किया, उसी क्षण राइन के फैले हुए हाथों से एक चकाचौंध कर देने वाली रोशनी फूट पड़ी। ये सिर्फ चमकदार नहीं था, ये पूर्ण था। ऐसी चमक जो सब कुछ निगल जाती थी।
वह किरण दैवीय क्रोध के स्तंभ की तरह आगे बढ़ी और ढहते तारे की शक्ति के साथ अंतरिक्ष में गर्जना करती हुई आगे बढ़ी। एक पल के लिए पूरा युद्ध क्षेत्र तेज रोशनी में डूब गया, मानो किसी ने मैदान में सूरज गिरा दिया हो। माइकल ने बस एक झलक ही देखी थी कि सब कुछ सफेद हो गया। उसने अभी अभी जिस मरे हुए प्राणी को प्रकट किया था वह तुरंत ही उसमें समा गया। दर्शक दीर्घा से प्रक्षेपण पर केवल प्रकाश की एक दीवार ही दिखाई दे रही थी जो पूरे मैदान को अपनी चपेट में ले रही थी। ध्वनि दृश्य से धीमी गति से आ रही थी और जब अंततः वह उन तक पहुंची तो वह एक गर्जनापूर्ण, रूह कंपा देने वाली गर्जना थी जिसने हॉल की नींव को हिला दिया। युद्ध क्षेत्र के अंदर चमक फीकी पड़ने के कोई संकेत नहीं दिख रहे थे। चकाचौंध भरी रोशनी के बीच एक अकेली आकृति अभी भी दिखाई दे रही थी। रिन्ने अपने ही तूफान के केंद्र में खड़ी थी। उसका चांदी जैसा शरीर एक दिव्य मूर्ति की तरह चमक रहा था। दोनों भुजाएं फैली हुई थीं और उसके चारों ओर मंत्र प्रकट हो रहे थे। उसकी आवाज, हालांकि थोड़ी विकृत थी, तबाही के बीच से सुनाई दी। यह मेरा सबसे शक्तिशाली वार है, उसने शांत और ठंडे स्वर में कहा। अगर तुम इससे बच गए माइकल नॉर्मन, तो मैं तुम्हारी जीत स्वीकार कर लूंगी। प्रकाश और भी तेज हो गया। पब फ्यूचर एड्स। और फिर उसके भीतर कुछ हलचल हुई। नीचे दम घोटने वाली तेज रोशनी के बीच एक धुंधली सी परछाई आकार लेने लगी। पहले तो यह मुश्किल से दिखाई दे रहा था, सफेद रंग की बाढ़ के बीच एक परछाई मात्र। लेकिन फिर यह बढ़ने लगा। दर्शक उस समय स्तब्ध रह गए जब देखने वाली स्क्रीन पर छवि समायोजित हुई और प्रकाश के केंद्र पर पुनः केंद्रित हो गई। धुंध से जो निकला वह माइकल नहीं था। एक आकृति धीरे धीरे स्थिर रूप से जमीन से ऊपर उठ रही थी। हर गुजरती धड़कन के साथ उसकी रूपरेखा विस्तृत होती जा रही थी। जब चकाचौंध थोड़ी कम हुई और कैमरे फोकस कर पाए तब उन्होंने उसे देखा। एक स्त्री आकृति। उसकी त्वचा पीली राख जैसी धूसर थी जिसमें हल्की धात्विक चमक थी और उसका शरीर हर पल बड़ा होता जा रहा था, जिससे उस चमक के बीच एक लंबी छाया बन रही थी। लेकिन यही वह बात नहीं थी जिसने सबका ध्यान आकर्षित किया। यह उसका मुंह था। राइन से आ रही चकाचौंध कर देने वाली किरण का सामना करते हुए उसका जबड़ा अस्वाभाविक रूप से चौड़ा खुल गया और अमानवीय रूप से खींच गया, और वह इसे निगल रही थी। भीड़ स्तब्ध रह गई। किसी के होठों से एक शब्द भी नहीं निकला। वह स्त्री नहीं, वो प्राणी स्वयं प्रकाश को ही निगल रहा था। उसके मन में उठने वाली प्रतिभा की हर लहर समाहित हो जाती थी और ऊर्जा सीधे उसके फैलते हुए शरीर में प्रवाहित होती जाती थी। क्या वो इसे खा रही है? किसी ने आखिरकार अविश्वास से फुसफुसाते हुए कहा। पूरे मैदान को अपनी चपेट में लेने वाला वह दीप्तिमान क्षेत्र धीरे धीरे सिकुड़ने लगा, मंद पड़ने लगा और उस विशाल शून्य की ओर खींचा चला गया जो एक मुंह के समान था। रिन की आंखों में एक झिलमिलाहट आई। पहली बार उसके शांत बाहरी रूप में भ्रम के भाव झलकने लगे। वह जो देख रही थी उसे समझ नहीं पा रही थी। ये सचमुच कोई रोजमर्रा की घटना नहीं थी जहां किसी का हमला इस तरह गायब हो जाए जैसे वह महज धुंध हो। और जैसे जैसे प्रकाश कम होता गया वह भयानक आकृति और भी स्पष्ट होती गई। अब अखाड़े के केंद्र में एक विशालकाय महिला मृतात्मा खड़ी थी। उसका सिर थोड़ा सा झुका और उसके गले से एक धीमी गहरी ध्वनि निकली। माइकल का तो कहीं पता ही नहीं चला। वो तो स्वादिष्ट था। पब फ्यूचर एड्स। आपको अधिक की जरूरत है। रिन्ने का शरीर कांप उठा। उसकी दृष्टि धुंधली हो गई। दुनिया घूमती हुई प्रतीत हुई और उसकी चेतना धीरे धीरे क्षीण होने लगी। लेकिन इससे पहले कि अंधेरा उसे पूरी तरह से घेर ले, उसने खुद को मजबूर करके एक आखिरी स्कैन सक्रिय किया। उसकी दृष्टि धुंधली हो गई। लक्ष्य पर निशाना साधते ही सिस्टम ने मुश्किल से ही प्रतिक्रिया दी। अमर टाइटन स्तर 63। उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। स्तर 63। उसके मन में यह विचार अभी आया ही था कि उसका शरीर जवाब दे गया। उसके चारों ओर की तेजस्वी रोशनी पूरी तरह से मंद पड़ गई और उसके रूपांतरित शरीर की चांदी जैसी चमक फीकी पड़ने लगी। जिस यांत्रिक कवच ने कभी उसे ढंका हुआ था वह चूर चूर हो गया और उसके साथ ही उसकी शक्ति भी। यहां तक कि उसकी वर्दी के अवशेष भी गायब हो गए। उसका मानवीय रूप वापस आ गया, पीला और नाजुक। रिन गिरने लगी, लेकिन इससे पहले कि उसका शरीर जमीन पर गिर पाता, रोशनी में एक परछाई कौंध गई। एक हाथ ने उसे हवा में ही पकड़ लिया। माइकल। एक ही सहज गति में उसने उसके शरीर पर एक चोला लपेटा और धीरे से दरार वाले पत्थर के फर्श पर उतर गया। उसकी निगाहें दूर मंडरा रहे विशालकाय मरे हुए प्राणी पर पड़ी। अच्छा काम किया, उसने धीरे से बुदबुदाया, आंखें सिकुड़ते हुए। लेकिन इतना काफी है। उस मृत टाइटन ने आज्ञाकारी भाव से अपना सिर नीचे कर लिया। माइकल की आंखें सिकुड़ी हुई थीं। लिली के साथ अपने गहरे जुड़ाव से वह उनके बंधन में व्याप्त एक तीव्र भूख को महसूस कर सकता था जो कि राइन के शरीर की ओर निर्देशित थी। यह उनके लिए पहली बार था। हालांकि तीसरे रैंक पर पहुंचने के बाद लिली बहुत ज्यादा खाने लगी थी, लेकिन उसकी भूख हमेशा से ही कानून के बीजों को खाने पर केंद्रित थी। यही उसके वर्तमान उच्च स्तर का कारण भी था। उसने उन बीजों में निहित अपार ऊर्जा को लगभग पूरी तरह से पचा लिया था। लेकिन ये समय अलग था। माइकल द्वारा पीछे हटने का आदेश देने के बाद भी भूख कम नहीं हुई। ये बनी रही, एक अजीब आदिम लालसा के साथ धड़कती रही। हालांकि माइकल चिंतित नहीं था। लिली अब भी पूरी तरह आज्ञाकारी थी, लेकिन इस प्रतिक्रिया ने उसे अपनी बाहों में बेहोश पड़ी लड़की के बारे में और अधिक उत्सुक बना दिया। जब वे पहली बार मिले थे तब उसने उसके भीतर उमड़ती ऊर्जा को महसूस किया था, लेकिन हाल ही में हुई उनकी लड़ाई ने इसकी पुष्टि कर दी। ये लड़की साधारण से कहीं अधिक असाधारण थी। फिर भी एक बात ऐसी थी जिसे माइकल नकार नहीं सकता था। वह शक्तिशाली थी। उसकी तुलना में ब्रांड भी तुच्छ प्रतीत होता था। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि वह उप प्रधानाचार्य की शिष्या है, उसने धीमी आवाज में कहा। उसकी आवाज शांत लेकिन विचारशील थी। 5वें दर्जे के व्यक्ति की नजर में महत्वपूर्ण होने के लिए साधारण होना नामुमकिन है। आश्चर्यजनक रूप से युद्ध क्षेत्र के बाहर पूरा हॉल शांत था। पहले वर्ष के 2 शीर्ष छात्रों के बीच की लड़ाई इतनी चौंकाने वाली थी कि हर कोई स्तब्ध रह गया, क्योंकि वे जो कुछ भी देख रहे थे उसे समझने की कोशिश कर रहे थे।
क्या ये रहस्यमय माइकल नॉमन, जिसे तथाकथित जादूगर कहा जाता है, की अपार शक्ति थी, या फिर यह उप प्रधानाध्यापक के शिष्य रिन्ने हॉलवेन की अद्भुत ताकत थी? उसकी कक्षा असाधारण थी, इतनी असाधारण कि कई वरिष्ठ छात्रों ने भी इसके बारे में कभी सुना तक नहीं था। फिर भी उसने जो क्षमता प्रदर्शित की वह प्रथम वर्ष के छात्र से किसी की भी अपेक्षा से कहीं अधिक थी। ये दोनों कौन थे और वे इतने शक्तिशाली क्यों थे? और वह मरे हुए प्राणी वह क्या था? पहले तो ज्यादातर अनजान छात्रों ने मान लिया कि वह मरे हुए प्राणी माइकल के अफवाहों में बताए गए रैंक 3 के दूतों में से एक था। लेकिन जब उन्होंने माइकल के साथ प्रवेश परीक्षा के तीसरे दौर में भाग लेने वाले अन्य प्रथम वर्ष के छात्रों के चेहरों के भाव बदलते देखे तो उन्हें एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। जब उन्होंने आसपास पूछताछ की तो उन्हें पता चला कि यह एक बिल्कुल नया मरे हुए प्राणी का जीव था, जिसका मतलब ये था कि अगर अफवाहें सच थीं और अब तक हर कोई जानता था कि वे सच थीं, तो माइकल नॉमन के पास कम से कम 3 रैंक 3 एंडेड थे। ये तो कुछ वरिष्ठ जादूगरों के पास मौजूद क्षमता से भी कहीं अधिक था। लेकिन जो बात इसे वास्तव में अविश्वसनीय बनाती है वह ये है कि माइकल को जागृत हुए केवल 4 महीने ही हुए थे। उन्होंने इतने कम समय में अपनी वर्तमान ताकत कैसे हासिल की? 1 साल में वह क्या बन जाएगा? सभी जानते थे कि द्वितीय श्रेणी के जादूगर के लिए तृतीय श्रेणी के एक भी मरे हुए प्राणी पर कब्जा करना बेहद मुश्किल था। सफलता दर बढ़ाने के लिए आवश्यक अनुष्ठान भी जटिल और खर्चीले थे। पब फ्यूचर विज्ञापन ऐसा इसलिए था क्योंकि रैंक 3 के जीवों का बहुत महत्व था। हर कोई माइकल जैसा नहीं था, जिसकी मानक क्षमता अधिकांश रैंक 3 प्राणियों से कहीं अधिक थी, जिसकी मौलिक आत्मीयता बेतुकी थी और जिसके पास एक अर्धदेवता स्तरीय शारीरिक बनावट थी जो उसे नियमों के सार को छूने और सहज रूप से उससे प्रभावित होने की अनुमति देती थी। इन खूबियों के दम पर वह रैंक 3 के प्राणियों को दूसरों की तुलना में कहीं अधिक आसानी से मरे हुओं में बदल सकता था। दूसरा एकमात्र तरीका यह था कि कोई मरे हुए प्राणी स्वयं ही किसी नियम को समझ ले, लेकिन इसकी कठिनाई स्पष्ट थी। फिर भी अपनी कमान के तहत 3 रैंक 3 एंडेड के साथ जब तक माइकल धैर्य रखता और सही संसाधनों का निवेश करता, तब तक 3 शीर्ष रैंक 3 एंडेड प्राप्त करना केवल समय की बात थी। और यह उनके आगे बढ़ने की क्षमता को ध्यान में रखे बिना था। कुछ छात्रों के विपरीत, जिनकी क्षमता शुरुआती दौर में ही चरम पर पहुंच गई थी, माइकल नॉमन की शक्ति अभी बढ़ना शुरू ही हुई थी। अगर वह पूरी तरह से अपने मरे हुए साथियों पर भी निर्भर रहता तब भी वह पुनर्जीवित होता रहता। यदि वह स्नातक होने से पहले किसी कानून को समझ लेता तो वह अकादमी के सबसे प्रतिभाशाली छात्रों में से एक होता। वह पूरे अरोरा में सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों में से एक होगा। एक कोने में रिन चुपचाप बैठा था, उसके चेहरे के भावों को समझना असंभव था। उसकी हमेशा वाली तेजी कहीं नजर नहीं आ रही थी, उसकी जगह एक ऐसी शांति छाई हुई थी जिसने उसे खुद भी हैरान कर दिया था। उसके बगल में किरण, जो हमेशा कुछ न कुछ हास्यपूर्ण या व्यंग्यात्मक कहता रहता था, भी चुप था। उसकी निगाहें युद्ध क्षेत्र की धुंधली होती छवि पर टिकी हुई थीं, जहां माइकल रायन को पकड़े खड़ा था। इस बार उसने रिन को ताना मारने की कोशिश भी नहीं की। उसकी बहन की ताकत उससे कहीं अधिक थी। वह एक विलक्षण प्रतिभा थी, एक जीनियस थी, और अगर वह भी उस जादूगर का मुकाबला नहीं कर सकती थी तो उसे हंसने का क्या अधिकार था? किरण की निगाहें थोड़ी नीचे झुक गईं। रिन की निगाहें बीच में स्थित खंभे पर टिकी रहीं। जैसे ही उसकी बहन गिरने लगी, प्रशिक्षक ने प्रोजेक्शन बंद कर दिया, जिससे उसे बहुत खुशी हुई। रिन को लगा था कि वह गुस्सा होगा, लेकिन इसके बजाय उसने स्वीकृति के करीब कुछ महसूस किया। उसकी बहन ने अपना सब कुछ झोंक दिया था। भले ही वह इसे नकारना चाहे, परिणाम सबके सामने स्पष्ट था। माइकल नॉमन उनकी उम्मीदों से कहीं बढ़कर था। अगर वह भी उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकी, रिन ने धीरे से कहा, तो इसे स्वीकार करने से इनकार करना मुझे एक हारे हुए व्यक्ति के रूप में ही दिखाएगा। वह थोड़ा पीछे झुक गया और गहरी सांस ली। उसने अपनी पूरी कोशिश की। इतना ही काफी है। किरण उसकी ओर मुड़ा, उसे देखकर थोड़ा आश्चर्य हुआ कि वह कितना शांत दिख रहा था। तुम नाराज नहीं हो? रिन के होंठ हल्के से मुड़े, हालांकि यह पूरी तरह से मुस्कान नहीं थी। गुस्सा वास्तविकता को नहीं बदलता, और वास्तविकता, उसने खंभे की ओर देखते हुए कहा, यह है कि एक राक्षस हमारे बीच घूम रहा है। काफी देर तक दोनों में से किसी ने भी कुछ नहीं कहा। उनके आसपास के बाकी छात्र अविश्वास से फुसफुसा रहे थे और अटकलें लगा रहे थे, लेकिन वे दोनों चुप रहे। रिन का शांत स्वभाव उस व्यक्ति की शांति थी जिसने अपनी स्थिति को स्वीकार कर लिया था। किरण की चुप्पी उस व्यक्ति की चुप्पी थी जिसने अंततः अहंकार से परे कुछ देखा था, कुछ ऐसा जिसने उसे यह एहसास दिलाया कि प्रतिभा और कुरूपता के बीच वास्तव में कितना बड़ा अंतर होता है। फिर भी किरण ने आखिरकार धीमी आवाज में कहा, मुझे आश्चर्य होता है कि कुछ वर्षों में वह आदमी क्या बन जाएगा। रिन ने कोई जवाब नहीं दिया। युद्ध कक्ष में छाई खामोशी कुछ सेकंड तक बनी रही, फिर एक तीखी आवाज ने उसे चीर दिया। बस बहुत हो गया, सब लोग यहाँ से चले जाओ। ये प्रशिक्षक यारा थी। उनकी आवाज तेज नहीं थी, लेकिन उसमें ऐसा अधिकार था कि बहस की कोई गुंजाइश नहीं थी। जैसे ही छात्र उनकी ओर मुड़े, फुसफुसाहट तुरंत बंद हो गई। वह हाथ बांधकर खड़ी थी। हालांकि प्रोजेक्शन पहले ही धुंधला हो चुका था, यारा ने इसे बंद करने से पहले उन आखिरी कुछ पलों में काफी कुछ देख लिया था। रिने के शरीर की हालत, कवच के टुकड़े जो उतर रहे थे, और समलन प्रभाव समाप्त होने पर उसकी वर्दी का विघटन। उसने माइकल पर भरोसा किया, इसलिए नहीं कि वह उसके नैतिक मूल्यों में विश्वास करती थी, बल्कि इसलिए कि वे कहाँ थे। फिर भी एक महिला और एक प्रशिक्षक होने के नाते उन्हें थोड़ी असहजता महसूस हुई। रैंक की प्रतियोगिता खत्म हो गई है। माइकल नॉमन अब 2 महीने से पहले साल के छात्रों में पहले स्थान पर है, उसने दृढ़ता से कहा। काफी कुछ देख लिया, सब लोग बाहर जाओ अभी। इस आदेश ने भीड़ की तंद्रा भंग कर दी। धीरे धीरे छात्र विस्मय और अविश्वास से फुसफुसाते हुए निकास द्वारों की ओर बढ़ने लगे। ये तो उसकी पूरी ताकत भी नहीं थी, है ना? मुझे लगता है कि प्रशिक्षक यारा ने इसे राइन के कवच की वजह से बंद कर दिया था। वह ठीक हो जाएगी, है ना? माइकल नॉमन, वो आदमी सामान्य नहीं है।
वास्तव में हॉल के पूरी तरह खाली हो जाने के बाद युद्ध क्षेत्र में हल्की सी रोशनी जगमगा उठी और दोनों प्रतिभागियों को बाहर निकाल लिया गया। हॉल के मध्य में कोमल सफेद रोशनी की 2 किरणें प्रकट हुई। जब रोशनी फीकी पड़ी तो माइकल और रायन मंच पर दिखाई दिए। रिन का शरीर अभी भी बेजान था, उसकी सांसें धीमी लेकिन स्थिर थीं। दूसरी ओर माइकल हमेशा की तरह शांत और सीधा खड़ा था। रिन को ढकने वाला लंबा चोला अभी भी उसके चारों ओर लिपटा हुआ था। यारा तुरंत आगे बढ़ी, उसके बूटों की आवाज संगमरमर के फर्श पर गूंज उठी। कुछ पल के लिए दोनों में से कोई नहीं बोला। फिर उसने संयम भरी लेकिन शांत आवाज में कहा, तुमने अच्छा किया माइकल नॉर्मन, लेकिन अब से मैं सब कुछ संभाल लूंगी। माइकल ने बस सिर हिलाया, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ बोल पाता, यारा ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। ये चोगा यही रहेगा। माइकल ने कोई बहस नहीं की। हल्के से कंधे उचकाते हुए वह युद्ध कक्ष से बाहर निकल गया। चूंकि वह एक बार फिर शीर्ष पर आ गया था, इसलिए माइकल के विला पर अधिकार उसे वापस मिल गए। जब वह पहुंचा और परिसर में बाहर मौजूद परियों को नमस्कार करने के बाद अंदर कदम रखा तो उसने देखा कि विला में ज्यादा बदलाव नहीं हुआ था। वास्तव में कोई बदलाव नहीं हुआ था। माइकल थोड़ा हैरान था और सोच रहा था कि ऐसा क्यों हुआ। क्या इसका कारण ये था कि पिछला मालिक थोड़े समय के लिए ही शीर्ष स्थान पर रह सका, या फिर इसलिए कि उन्होंने ये सोचकर कोई बदलाव करने की जहमत ही नहीं उठाई कि वे इसे लंबे समय तक नहीं रख पाएंगे। उसे यकीन नहीं था। बाद वाला तर्क पूरी तरह ठोस नहीं लग रहा था, खासकर रिन्ने द्वारा दिखाई गई शक्ति को देखते हुए। दूसरे रैंक के अन्य नेक्रोमेंसरों के खिलाफ वह आसानी से अपनी स्थिति बनाए रख सकती थी, भले ही दूसरों के अपने नियम हो। आखिरकार उसका भी अपना कानून था। इस तथ्य ने माइकल को थोड़ी ईर्ष्या महसूस कराई। हालांकि उसके पास कानून के कई बीज मौजूद थे और उसे कानूनों की कार्यप्रणाली की अच्छी समझ थी, इतनी कि अगर वह चाहे तो किसी एक कानून को समझना शुरू कर सकता था, फिर भी वह ऐसा नहीं कर सका। पब फ्यूचर विज्ञापन, उन्हें बस ऐसा कोई कानून नहीं मिला जो उनके लिए उपयुक्त हो। इसे समझाना मुश्किल था। कुछ सैद्धांतिक विचार उसे काफी पसंद आए और हालांकि उनमें से किसी एक की नकल करना कोई बड़ी बात नहीं होती, फिर भी कोई भी विचार उसे पूर्ण नहीं लगा। वे उसके अनुकूल नहीं थे। देखा जाए तो उन विधि के बीजों ने उसकी विधि संबंधी समझ को आगे बढ़ाने के बजाय केवल उसकी मौलिक आत्मीयता को गहरा किया और उसे अधिक मंत्र और कौशल प्रदान किए। युद्धशाला में उसका अचानक गायब हो जाना वास्तव में उन्हीं कौशलों में से एक का परिणाम था, कुछ ऐसा जो उसने 2 दिन पहले एक विधि के छात्र से सीखा था। पृथ्वी से पलायन। हालांकि तकनीकी रूप से यह एक कौशल था, माइकल को संदेह था कि यह एक नियम आधारित क्षमता के अधिक करीब था। प्रचुर मात्रा में माना शक्ति होने के बावजूद इससे उसे काफी तनाव महसूस हो रहा था। अगर यह उनके लिए इतना बोझिल महसूस हुआ तो किसी और के लिए यह शायद अंतिम उपाय के रूप में काम करेगा। जिस तरह से यह कौशल काम करता था वह काफी दिलचस्प था। सक्रिय होने पर अर्थ एस्केप ने माइकल को जमीन में विलीन होने की अनुमति दी, जिससे वह मिट्टी और पत्थर के माध्यम से ऐसे आगे बढ़ सकता था मानो वे तरल पदार्थ हों। लेकिन अंदर से अनुभूति अजीब थी। उसका शरीर भारहीन, लगभग आकारहीन महसूस हो रहा था, मानो वह अपने आसपास की धरती के साथ एक हो गया हो। हालांकि यह एकदम सही नहीं था। वह जिस पदार्थ से गुजरता वह जितना गहरा या घना होता, उसके शरीर पर उतना ही अधिक दबाव पड़ता। ऊर्जा की खपत बहुत अधिक थी, रैंक 2 के लिए आराम से सहन करने की क्षमता से कहीं अधिक। मूल रूप से यह एक बचाव तकनीक लगती थी। जब आप गिर जाते थे तो तुरंत भागने का एक तरीका, लेकिन यह युद्ध में एक आश्चर्यजनक दांव के रूप में भी काम आ सकता था, जिससे वह अपनी स्थिति बदल सकता था और प्रतिद्वंद्वी के पीछे या नीचे प्रकट हो सकता था। यही बात माइकल को सबसे ज्यादा आकर्षित करती थी। सही तरीके से इस्तेमाल करने पर अर्थ एस्केप एक भयानक मूवमेंट स्किल बन सकता था, जो बचाव और हमले के बीच की रेखा को धुंधला कर देता था। फिर भी उसे संदेह था कि ज्यादातर लोग इसका इस तरह से इस्तेमाल कर पाएंगे। यहां तक कि वह खुद भी इसे थोड़े समय के लिए ही बनाए रख पाता था। यह एक ऐसा दौर था जो उन लोगों के लिए उपयुक्त था जिनके पास अपार ऊर्जा भंडार होता था, जैसे कि वह व्यक्ति। लेकिन वास्तविकता में देखा जाए तो यह एक ऐसी क्षमता थी जिसका उपयोग केवल शक्तिशाली रैंक 3 प्राणी ही स्वतंत्र रूप से कर सकते थे। अलौकिक प्राणियों में जो लोग कुछ ऐसा ही कर सकते थे वे आमतौर पर जादूगर होते थे, जिनके पास आमतौर पर अधिक मानव भंडार होता था। उसकी कुशलता के बारे में सोचते हुए माइकल के मन में एक और विचार आया। अगर पृथ्वी से बाहर निकलने की कोई क्षमता है तो मुझे आश्चर्य है कि क्या अन्य तत्वों में भी वही क्षमता है। यह संभव नहीं था। अगर पृथ्वी से बाहर निकलने की क्षमता होती तो शायद पानी से बाहर निकलने जैसी क्षमता भी होती। फिर भी बाद में इस विचार पर माइकल ने हल्के से अपना सिर हिलाया। एक के बाद एक पलायन कौशल के बारे में सोचते हुए उसे एहसास हुआ कि उसकी वर्तमान स्थिति के लिए यह कितना बेतुका लग रहा था। रैंक 2 पर उड़ना पहले से ही संभव था। एक बार जब कोई अलौकिक शक्ति उस स्तर पर पहुंच जाती है तो पलायन तकनीकों पर निर्भरता बहुत कम हो जाती है। जब आप सीधे आसमान में उड़ सकते हैं तो जमीन के नीचे सुरंग क्यों खोदें? ये सोचकर उसे हल्की सी हंसी आ गई, लेकिन हंसी उतनी ही जल्दी गायब हो गई और उसकी जगह व्यवहारिकता ने ले ली। अर्थ एस्केप कौशल भले ही अनावश्यक हो, लेकिन फिर भी यह उपयोगी था। आखिरकार इस तकनीक की गति उड़ने से कहीं अधिक थी। यह पल भर में होती थी, गति की बजाय अल्प दूरी के टेलीपोर्टेशन की तरह। जब वह इसका इस्तेमाल करता था तो आध्यात्मिक इंद्रियों को भी उसका पता लगाना मुश्किल हो जाता था। कुछ परिस्थितियों में ये साधारण उड़ान की तुलना में कहीं अधिक उपयोगी साबित हुआ। न होने से तो होना ही बेहतर है, माइकल ने धीरे से कहा। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। अकादमी में माइकल के जीवन के अगले कुछ सप्ताह बिना किसी घटना के बीत गए। उन्होंने उन कक्षाओं में भाग लिया जहां उन्होंने कई भाषाएं और अलौकिक विषय सीखे, साथ ही धीरे धीरे अपनी नई नई प्रसिद्धि के अभ्यस्त होते गए।
अपने प्रचुर मात्रा में प्राप्त अकादमी अंकों की बदौलत, जिनका उपयोग उसने उन्नत ज्ञान सामग्री खरीदने के लिए किया, और अपनी स्वाभाविक प्रतिभाओं के साथ, माइकल एक वास्तविक जादूगर की तरह दिखने लगा था, एक ऐसा जादूगर जिसके पास वास्तविक शैक्षणिक आधार और कौशल था। अपनी प्रगति का आकलन करने के लिए उसने कॉम्बैट हॉल में एक निजी युद्ध कक्ष किराए पर लेने का फैसला किया, जिसमें युद्ध सिमुलेशन के लिए अलग से जगह थी। हालांकि किराया काफी अधिक था, माइकल ने जरा भी संकोच नहीं किया। वह अपनी प्रगति का आकलन करना चाहता था। उसने वहां स्पार्टन से लड़ाई की, और हालांकि अंत में वह हार गया, लेकिन वह परिणाम से संतुष्ट था। उसके हारने का भी एक कारण था। स्पार्टन, ग्यो तो यू मिन का मतलब क्या है? हाँ, एक समय ऐसा भी आया जब माइकल ने वास्तव में अपने रैंक 3 के कैंडिडेट को अपने साथ अध्ययन करने के लिए बुलाया था।